यूपीआई का खर्चा लोगों को पता नहीं, एक नया भूत आ गया है, किसी को समझ ही नहीं आता, वो बस ऐसे टंग 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 करते हैं वीडियो गेम की तरह। ऐसी मिस्टेक्स जिसकी वजह से इंसान कभी अमीर नहीं बन पाता है। 850 करोड़ लोग इस धरती पे हैं और कंट्रोल सिर्फ 10% लोगों का है। तो क्यों है? माइंडसेट। तुम्हारे जब ड्रीम्स बड़े हैं ना, तो तुम उन लोगों से बात नहीं कर सकते जिन्होंने उसको अचीव नहीं किया। द गोल्डन रूल टू कीप मेकिंग मनी। रूल नंबर 1, डोंट लूज मनी। रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रील्स जिसमें वो कहते हैं कि हम 100 दिन में 1 लाख का 10 लाख बनाएंगे। अगर वो अमीर बन सकते थे तो वो आपके पास नहीं आते। मेरे नाम पे 20 से ज्यादा टेलीग्राम के चैनल्स है। कभी कभी मेरे को कमेंट सेक्शन में गाली पड़ती है, हाँ। मेरा लुटेरा चोर, फिर मैं उनको समझाता हूँ भाई मैं नहीं था। बट दिस इज अ मिस्टेक व्हिच इज हैपनिंग बिकॉज आप लोग ग्रीडी हो। क्योंकि हम बहुत सारे लोगों में कहते हैं कि यार अभी तो 20,000 सैलरी, अभी क्या इन्वेस्ट करें, तो वो 50 पे भी नहीं करेगा। हैबिट नहीं है ना। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अभी इज इट अ गुड आइडिया और अ बैड आइडिया? आपको लगता है क्रिप्टो सेफ इन्वेस्टमेंट है? कितने लोगों ने अपना बजट बनाया, कितने लोगों को पता है वो क्या खर्च कर रहे हैं और कहाँ खर्च कर रहे हैं? नहीं पता होगा, बिल्कुल नहीं पता होगा। लोग सिर्फ इतना कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, या मुझे बहुत पैसा चाहिए, या मुझे अंधा पैसा चाहिए। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एक काम करो, 3 करोड़ के कॉर्पस के लिए आज आप 25,000 रुपए महीना डालना चालू करो। जब आप उस गोल पे दृढ़ रहोगे तो वो इन्वेस्टमेंट चलेगी, नहीं तो इन्वेस्टमेंट चलेगी नहीं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम का इन रियल लाइफ स्किल्स और रियल लाइफ नॉलेज से कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है। कॉलेज ने ये TDS वर्ड ही नहीं सिखाया था। किसी मिडिल क्लास इंसान के लिए ऐसा क्या फाइनेंस का एक एडवाइस है जो उसको मालूम होनी चाहिए या फॉलो करनी चाहिए? लोग रिटर्न्स पे फोकस करते हैं, उससे पहले रिस्क पे फोकस नहीं करते। तो आप मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने इन तीनों चीजों में से क्या बिल्ड किया है। क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस? उसी से मुझे पता चल जाएगा अभी क्या हालत है। भाई करोड़पति बनने वाले हैं आप, पैसा कैसे कमाना है, कमाया है तो कैसे बचाना है, और अगर बचा लिया है तो पैसे से पैसा कैसे बनाएं। आज हाई बाय निहारिका के इस पॉडकास्ट में हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे गेस्ट हैं मिस्टर संजय कथूरिया, वेलकम। और आज आपसे हम बात करेंगे एवरीथिंग अबाउट पैसा पैसा पैसा। थैंक यू निहारिका, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले हमें बताइए एकदम लेमैन लैंग्वेज में कि पैसा बनाने की निंजा टेक्निक क्या है? पैसा बनाने की निंजा टेक्निक है अपने आप को बेटर करते रहो और अपनी एक्टिव इनकम तेजी से बढ़ाते रहो और लर्न एंड लर्न। चार्ली मंगर ये बात कहते थे कि अगर आप सीख नहीं रहे हो तो आप जिंदगी में कभी बड़ा पैसा नहीं कमा सकते हो। तो अगर आपको बड़ा पैसा कमाना, जो निंजा टेक्निक आप पूछो, तो द ओनली वे इज टू लर्न एंड इवॉल्व ऑन योर स्किल्स। ओके, एक चीज़ जो हम लोग देखते हैं और जो मैं मानती भी हूँ कि हम लोगों के पेरेंट्स हमसे कंपैरेटिवली कम कमाते थे। उन्होंने प्रॉपर्टी भी बना ली, उन्होंने गाड़ी घोड़ा भी कर लिया, उन्होंने बच्चों की शादी भी कर ली, किन्हीं केसेस में 2-3 ज़मीनें भी हैं उन लोगों की। आज के बच्चे उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन एक बमुश्किल वो एक फ्लैट ले पा रहे हैं जिसमें मियाँ बीवी दोनों कमाकर EMI दे रहे हैं। उसके अलावा ज्वेलरी जोड़ने में भी प्रॉब्लम हो रही है, पैसा जोड़ने में भी प्रॉब्लम हो रही है, ना FD हो पा रही है, बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन लेना पड़ रहा है। उन्होंने क्या सही किया था और आज के लोग क्या गलत कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि सब चीज़ ना रेशियोज में देखनी पड़ती है। तो जब मैं आपको 2002-3 की बात बताता हूँ, मेरे फादर ने तब घर लिया एंड ही वॉज, मतलब ऑलरेडी आप समझिए 1980 से वो काम कर रहे थे, 1979-1980 से। तो यानी उन्होंने ये डिसीजन करीबन 22 साल के बाद लिया, आफ्टर वर्किंग फॉर 22 ईयर्स उन्होंने, एंड ही वॉज इन गवर्नमेंट सर्विस, ONGC में काम करते थे। तो 22 साल बाद उन्होंने घर लेने का सोचा, तो एट टाइम उनकी जो सैलरी थी और घर का जो प्राइस था उसका रेशियो 5 गुना के आसपास था, 5 से 6 गुना, यानी कि जो घर की वैल्यू थी डिवाइडेड बाय सैलरी वाज 5 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली। आज अगर मैं एक कोई भी सिटी कहते हैं, हम नोएडा देख लेते हैं, नोएडा में 2 बेडरूम कितने का नहीं हर आज? मरी हालत में 90 लाख का। 90 लाख, तो मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट जोड़ के ये सब करके 1 करोड़ पकड़ लीजिए। अब 1 करोड़ में मुझे 5 गुने का अगर रेशियो चाहिए, तो यानी वो व्यक्ति की कमाई 20 लाख रुपए साल की होनी चाहिए। या कपल अगर साथ में दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, तो दोनों की कमाई मिलके 20 लाख रुपए की होगी, तो कहीं जाके ये लोग एक घर अफोर्ड कर पाएंगे। तो क्या उस कपल की कमाई 20 लाख है? आज इंडिया में कितने लोग हैं जिनकी कमाई 20 लाख है? अगर आप टोटल कुल मिला के देखेंगे तो मात्र 8% कॉर्पोरेट इंडिया है जो महीने का 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमाता है। अभी पीछे निर्मला सीतारमण जी ने 1 लाख रुपए से ऊपर की छूट कर दी, 1 लाख तक की छूट कर दी। वो इसीलिए करी क्योंकि उनको दिख रहा था कि मैं 92% लोगों को कवर कर लूंगी। तो जब 1 लाख तक करूंगी तो 92% एम्प्लॉइज खुश हो जाएंगे, बाकी सिर्फ 8 ही रो रहे होंगे। तो 8 का रोना इतना फर्क नहीं पड़ता। पहले बहुत ज्यादा रो रहे थे क्योंकि बहुत नीचे के लेवल पे से उन्होंने टैक्स लगाया हुआ था। तो ये सब चीजें अगर आप देखते हो ना, तो इंडिया में अगर आपको टॉप 1% में आना है तो आपकी कमाई 3.5 लाख रुपए महीना होनी चाहिए, तो आप भारत के टॉप 1% में आ जाओगे। और आज अगर आप डेटा के हिसाब से देखो तो सिर्फ
10% लोग हैं जो महीने का 25 या 30 हजार से ऊपर कमा पाते हैं। तो हुआ क्या है कि एसेट प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो इनकम की ग्रोथ की स्पीड से बहुत ज्यादा तेजी से भागा है। अगर आज आप सिटीज में देखो तो एवरेज जो ये 6 गुने का मैं 5 गुने का रेशियो बता रहा, तो आज 12-13 गुना का हो गया, विच इज अनअफोर्डेबल। तो अगर आज मैं किसी को क्या ब्लेम करूं, किसी की 5 लाख रुपए की भी सैलरी है, 10 लाख रुपए की सैलरी, तो यस वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा कमा रहा था, पर आज के कंटेक्स्ट में वो अभी भी बहुत कम कमा रहा है, क्योंकि एसेट प्राइस इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि अनअफोर्डेबिलिटी आ गई है। तो ये रीजन है कि लोग अभी भी नहीं बना रहे। ये आ गया एक्सटर्नल रीजन। अब आते हैं इंटरनल रीजन पे। इंटरनल रीजन है जेनजी को लगता है वो यू लिव ओनली वंस, ब्ला ब्ला ब्ला, योलो। हाँ, तो फिर छोड़ दो, क्या करना है अपने को, चलो कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट पे चलते हैं, 3 लाख रुपए की टिकट ले लेंगे, कूल दिखेंगे, सेल्फी खींचेंगे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालेंगे, ठीक है। या फिर हम चलो आईफोन नया है तो लाइन लगा के खरीद लेंगे, या फिर चलो वो कोई एक क्या होता है टोट बैग आजकल बहुत फेमस हो गए हैं, लुई विटॉन का, इसका, गुची का, पता नहीं, सॉरी आउट ऑफ माई बाउंड्स, तो मेरे को आइडिया नहीं है। तो मतलब अगेन क्या कहते हैं, वेस्टफुल एक्सपेंसेस ऑन विशफुल गोल्स। मतलब आप उन पे डाल रहे हो जो जिस चीज से आपको कुछ मिलने नहीं वाला है। और ये मजा प्लेजर जो है वो 2 दिन 3 दिन 5 दिन का है, उसके बाद तो लायबिलिटी है। कोई बड़ा बैग लेता है या कोई इस तरह की चीज लेता है, तो रोजमर्रा के जीवन में उसको यूज भी नहीं कर सकता। सो आई थिंक 2 वे फटका पड़ा है। एक तो लोगों के माइंडसेट बदल चुके हैं कि यार खर्च करो, मजे करो, आज ही है, जो है देखा जाएगा आगे, यू नो। एंड सेकेंड इज कि एसेट प्राइस इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा है, जो लोग कैच नहीं कर पाए। अच्छा, एक और चीज़ है कि हमें बचपन से सिखाया जा रहा था बेटा पैसे बचा लो, और जब हम लोग पैसा कमाने की स्टेज पर आए हैं तब हम लोगों से कहा जा रहा है अब इन्वेस्ट करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट कैसे करना है उसका हमारा नॉलेज है जीरो। बिल्कुल सही है। तो ये कैसे, ये गैप कहाँ से ब्रिज होगा? नॉलेज, देखो नॉलेज का लैक है तो नॉलेज लेना पड़ेगा। हाँ। हमारे पूरे स्कूल सिस्टम ने, कॉलेज सिस्टम ने कभी हमारे को पढ़ाया ही नहीं। वो कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि जो वहां पढ़ा रहे थे वो तो खुद भी नहीं जानते कि फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं। ट्रू दैट। मेरा प्रॉब्लम यही है कि जैसे अगर आप अमेरिकन जापानीज सिस्टम्स में जाते हैं ना, वो कल्चर एम्बेड करते हैं आपके अंदर। जैसे आप जापानीज स्कूल्स में जाएंगे तो वहां पे साफ सफाई करना बच्चों को सिखाया जाता है। साफ सफाई करने से बंदा ग्राउंडेड रहता है। हम देखते हैं, जैसे मैं गुरुद्वारे जाता हूं तो मैं देखता हूं बहुत अमीर फैमिलीज के लोग भी जाके वहां सेवा कर रहे होते हैं। कोई जो है फर्श साफ कर रहा होगा, कोई किसी के जूते लग रहा होगा, कोई प्रसादा दे रहा होगा। ये क्या है? ये आपको हम्बल करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी वैल्यू कम हो गई है, इसका मतलब ये है कि इतना सब होने के बाद भी आप में एक वो ह्यूमिलिटी है। जापानीज स्कूल्स ये सिखाते हैं। इंडियन स्कूल में अगर किसी अमीर पेरेंट्स का बच्चा चला जाए और उसको कोई तू तड़ा करके बात कर दे, ठीक है, या कोई स्कूल में टीचर बोल दे कि ये हैबिट आपको डेवलप करनी चाहिए, तो अगले दिन पेरेंट्स तलवार लेके पहुंच जाते हैं कि यार तुमने मेरे बच्चे को कुछ बोल कैसे दिया। तो उनको खराब हम कर रहे हैं। तो एजुकेशन कौन दे रहा है? जिसको आता नहीं, ठीक है। अगर वो देने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली बच्चे के साथ थोड़ा तो स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, उनको एक डिसिप्लिन में डालना पड़ता है, तो वहां पे रेजिस्टेंस आ जाता है पेरेंट्स का, ठीक है। तो बच्चे को तो शय मिल गई। मुझे याद है हमारे टाइम पे तो झापड़ वापड़ भी पड़े हुए हैं टीचर से। आज कोई तूब करके बोलते तो अगले दिन FIR हो जाए। हमें याद है पेरेंट्स खुद जाके टीचर से बोलते थे कि हमसे नहीं समझ रहा है, तुम आप, मार पीट के मतलब ही इज योर्स, अब देख लेना, आप इसको ठीक करके भेजना घर पे। तो हमारा फियर होता था कि भाई टीचर का फियर है, तो उस हिसाब से हम करते थे। बट टुडे एवरीथिंग, और इसकी वजह से बच्चे जो है बड़े इजी गोइंग हो गए हैं। सो यहां पे हम आते हैं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में 2 प्रॉब्लम है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक तो एजुकेशन नहीं है और दूसरा सिस्टम नहीं है। बस यही 2 प्रॉब्लम। अगर ये दोनों प्रॉब्लम ठीक हो गई तो हम काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। हाँ। देखिए, जो मेन चीजें आप एजुकेशन में सिखाने लायक हैं वो है जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गया, माइंडसेट मैनेजमेंट हो गया। आज बच्चों को मैं नहीं देखता स्कूल्स में मेडिटेशन सेशंस हो रहे हैं, माइंडफुलनेस सेशंस हो रहे हैं, या फिर कैसे आपको एडवर्सिटी को डील करना है, डिफिकल्ट सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, कोई नहीं सिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि अब है ना लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, तो उनके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा आने वाला है। आगे की जनरेशंस का और ज्यादा बाजा बजने वाला है इस मामले में, बिकॉज दे हैव सो मेनी ऑप्शंस, दे विल ऑलवेज लिव अंडर फोमो कि क्या मैं सही कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। मेरे इतना सब हमारे टाइम पे क्या था, इतना सब देखते ही नहीं थे, तो हमें लगता था जो हम कर रहे ठीक कर रहे, चलो मेहनत करते रहो। बाय द टाइम 2020 आया, 15 आया रादर, तब से सोशल मीडिया एक्सपैंड हुआ, तो तब की जनरेशन को लगा रहे नहीं यार हम ये मिस कर रहे हैं। देखो एक यंग सा लड़का है जो है वो तो मर्सिडीज चला रहा है, देखो यार ये लड़की जाके बाहर शॉपिंग कर रही है, ये तो 22 साल की लड़की देखो इतनी अमीर हो गई। यू नो, यू सॉ दोस थिंग्स। नाउ इमेजिन व्हाट दीस गाइज विल सी, लाइक माय सन इज 11, तो वो क्या चीजें देख रहा है। तो
एजुकेशन सिस्टम में ये बेसिक चीजें डालना बहुत जरूरी है। और अगर ये नहीं हुआ है, आप नहीं सीख पाए हैं, तो आज बहुत विकल्प है सीखने के। ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑफलाइन कोर्सेज हैं, किताबें हैं, पॉडकास्ट हैं। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो मेरे पॉडकास्ट देख देख के अपनी इन्वेस्टमेंट चालू कर चुके हैं। उन्होंने गोल्स बनाए, उसके गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स करी, डिसीजन लिया, मुझे मेल करते हैं, सर ये मैंने किया, जरा एक बार चेक कर लो ना ठीक किया कि नहीं। मैं उस बंदे को रिस्पॉन्ड जरूर करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि उसने एक एफर्ट मारा कि वो कहीं नहीं था, उसको नॉलेज नहीं थी, उसने एक पॉडकास्ट देखा या मेरे 2 पॉडकास्ट देखे होंगे, और उसके बाद तय किया कि मैं इस तरीके से अपनी गोल सेटिंग करूंगा और इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो आप बेसिक गोल सेटिंग, इन्वेस्टमेंट्स, बजटिंग, ये सब चीजों को सीख लीजिए। बहुत आसान है, बहुत आराम से सीख सकते हैं। ये जो एजुकेशन सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, मैं इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को भी जानती हूँ कि MBA करके आए हैं, लेकिन जब पहली सैलरी आती है और अगर आपका अच्छा पैकेज है और वो टैक्सेबल होती है, तो यही नहीं समझ में आता टैक्स कटा कैसे। तो ये उस लेवल पे भी हो रहा है जहाँ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमास कर रहे हैं कि उन्हें भी नहीं मालूम है कि टैक्स कैसे कटेगा। मतलब बेसिक, आप तो फाइनेंस पढ़ के आ रहे हो, आपसे तो एक्सपेक्टेड है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एंड आई कैन कोरिलेट विद दिस बिकॉज व्हेन आई एंटर्ड इनटू कॉर्पोरेट, जब मैं कॉर्पोरेट में घुसा, मैं तो MBA फाइनेंस करके आया था। हमें ही नहीं समझ आया क्योंकि कॉलेज ने नहीं सिखाया था टैक्स कैसे कटता है। कॉलेज ने ये TDS वर्ड ही नहीं सिखाया था। मेरे को TDS पता है कैसे पता था? क्योंकि मैं कॉलेज के दौरान पढ़ाता था एक इंस्टीट्यूट में, तो मुझे पता था मुझे 20,000 रुपए महीने आते हैं। जब मैं कॉलेज में खुद पढ़ रहा था, आई वाज अ टीचर, तो मैं जब महीने के एंड में एक बिल सबमिट करता था, उसमें 10% TDS कट के मेरे को आता था कि भाई 20,000 रुपए आपके बनते हैं, 10% कटा TDS, 2,000 कट गया जी, आपको 18,000 रुपीज मिल गए। अब आपको साल के अंत में आपको रिटर्न्स फाइल करने, ताकि वो पैसे या तो आप दे दोगे या आपका जो भी ड्यू होगा आपको देना पड़ेगा। ये मैं कर रहा था, इसलिए मुझे नॉलेज था। पर जब मैं कॉर्पोरेट के अंदर आया तो उसमें डिडक्शंस होते हैं, TC होता है, ये होता है, वो होता है, तब मेरे को थोड़ा बहुत रियलाइज हुआ। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, जो खुद MBA फाइनेंस करके आया। आपका इंडिया का एजुकेशन सिस्टम का इन रियल लाइफ स्किल्स और रियल लाइफ नॉलेज से कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है। ठीक है, किसी को पे स्लिप देखनी नहीं आती, किसी को नहीं पता कि PF काटने का रूल क्या है। मिनिमम 1800 आपको देना है, 1800 ऑर्गेनाइजेशन को देना है, 12% तक आप जा सकते हो। उसमें भी 2 तरीके के लोग होते हैं, बिकॉज हम लोगों ने देखा है, जैसे मैं जिन कंपनीज में काम करती थी, कि मेरा कंट्रीब्यूशन और मेरे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दोनों मेरी सैलरी का कंपोनेंट था। CTC कहते हैं जिसे। हाँ, और वही सेम चीज जब मैं अपनी सिस्टर के में देखती थी तो बोलती थी नहीं, हमारा CTC में इंक्लूडेड नहीं होता, हमारी कंपनी अलग से देती है। प्रिसाइसली, जब आपको पता ही नहीं कि आपके डिडक्शंस क्या होने वाले हैं, जब आपको पता ही नहीं ना CTC कैसे, जैसे ग्रेचुइटी है। हाँ, ग्रेचुइटी फॉर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस इज अ पार्ट ऑफ CTC। अब वो पहले दिन से काट रहे हैं। अब आप समझिए, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और उसने प्रो रेटा आपका 400 रुपए महीने का ग्रेचुइटी काटा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। आप ग्रेचुइटी आपको कब मिलती है? जब आप करीबन 5 साल नहीं 54 या 54 मंथ्स पूरे कर लेते हो। अच्छा। 4.5 साल के आसपास आपका कुछ वो होता है, 4 साल 8 महीने ऐसा कुछ नंबर होता है। जब आप पूरे कर लेते हो तो आपको ग्रेचुइटी, आप ड्यू हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 3.5 साल में छोड़ दिया, ठीक है। अब उन्होंने तो आपके नाम की ग्रेचुइटी काटी दी, तो एटलीस्ट जाके बोलो तो सही कि वो तो वापस करो तो जितनी काटी दी। मालूम ही नहीं है। हाँ, अब आपको मालूम ही नहीं है। अच्छा, आप भी बोलो परे मार यार, मेरे को तो बस रिलीविंग लेटर दे, मेरे को अगले जॉब जाना है। हाँ, आप में भी इतनी जल्दी होती है। यू डोंट नो व्हाट यू कैन गेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। इतने सारे फाइन प्रिंट्स होते हैं, जैसे आपको पता होता है कि पेड लीव्स है, अर्न लीव्स है, जिसको जो गवर्नमेंट के हिसाब से अर्न होती है। आपको बेसिक, एटलीस्ट बेसिक तक का एंटाइटलमेंट होता है, उसमें कोई उस पर बात नहीं करता है। सो ये छोटी मोटी चीजें होती हैं जिसकी वजह, आप नॉलेज नहीं लोगे तो फिर आप उसके बाद बोलोगे मेरे साथ गलत हो गया। सो दैट इज नॉट एनीबडी एल्सेस मिस्टेक। आपने नॉलेज नहीं ली ना, आपको तो रियल लाइफ नॉलेज लेनी पड़ेगी। आप क्या सोच रहे हो? दुनिया फेयर है, हर जन अपना पैसा बचाने की कोशिश करेगा। इवन ऑर्गेनाइजेशंस वुड लाइक टू सेव। ऑब्वियसली MNCs होती हैं, वो बहुत प्रोसेस ड्रिवन होती है, तो वो अपने हिसाब से कर रही होती हैं। उनके लिए छोटे मोटे नहीं होते, पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सब कटिंग कॉर्नर्स। इनफैक्ट टैक्स में टैक्स डिडक्शन, और जब हम टैक्स फाइलिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग सिर्फ इस चीज पे डिपेंडेंट हैं कि हमने अगर CA को 2,000-5,000 रुपए दे दिए हैं, अब वो देख लेगा। बिल्कुल, वो जो मांगता जाएगा हम देते जाएंगे, और कितना मेरा रिटर्न आ रहा है ये मुझे नहीं मालूम है, CA बताएगा। अब आपको बताता हूँ कि आपको पता है कि 5 तरह की इनकम्स कौन सी होती है जो इनकम टैक्स में जाती हैं? नहीं। आप बोलो। इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, हाँ। इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गया, हाँ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स हो गया, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया। ये 5 हेडर्स होते हैं आपके इनकम टैक्स के। अब लॉस ऑफ हाउस रेंटल, जो आपका, अगर आप के पास रेंटल इनकम है, अगर उससे आपका नुकसान हो रहा है, वो दैट इज द ओनली थिंग विच कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। सैलरी के अगेंस्ट आप और कोई चीज सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। अब ये छोटी छोटी बातें लोगों को क्यों नहीं पता है? होनी चाहिए। क्या आप 3 घंटे 4 घंटे बैठ के टैक्स लॉ नहीं समझ सकते? मैं नहीं कह रहा अंदर चले जाओ, अंडर सेक्शन 56 EC ऑफ दिस एंड दिस, आपको ये होगा वो होगा, बट बेसिक्स चीजें तो समझो। आज मैं जब अपनी रिटर्न्स फाइल करता हूं, मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को चार्ट लेता हूं, तो वो आप बोलते हैं मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आप चाटने वाले अकाउंटेंट हो। लिटरली ये हाल है। तो
मेरा पॉइंट है उस टाइम पे वो मेरे साथ फिर मस्ती नहीं कर सकता, वो मेरे रिटर्न फाइल करता है ना, वो 4 बार खुद देखता है, क्योंकि अब संजय को फोन करना है, संजय बैठ के मेरे को सूतेगा। तो ही इज वेरी सिंसियर विद मी। व्हाई? बिकॉज ही नोज आई एम फाइटिंग फॉर माई सेल्फ। मैं एक रुपए के ये क्यों नहीं किया तुमने, ये तो इसके सेक्शन के अंदर मुझे अलाउड था, ये चेक करो। और मेरे तो 5 इनकम हेड्स हैं, ठीक है, 5 नहीं 4 है, मतलब रेंटल तो नहीं है, जो 4 इनकम हेड्स हैं, तो चारों इनकम हेड्स के अंदर मेरे को देखना होता है, अच्छा ये भी है, ये किया क्या, अच्छा ये किया क्या, ये डिडक्शन क्यों नहीं लिया। तो मैं तो कहीं आऊं इस मामले में, क्यों? मेरा पैसा बच रहा है भाई, और मेरे अधिकार का बच रहा है, गलत थोड़ी कर रहा हूं। अगर मेरा 10,000 भी बचता है तो मैं कुछ और करूंगा ना, इंजॉय कर लूंगा, एक दिन पार्टी कर लूंगा, डिनर कर लूंगा बाहर जाके। सो गाइज, टैक्सेशन जो है आपको पता होना चाहिए। अब टैक्सेशन के रूल्स काफी इजी हो रहे हैं। पहले बहुत डिफिकल्ट थे बाबा, हम लोग को वो सब मिलते थे, रिइंबर्समेंट्स मिलते थे, आपको बिल्स देने पड़ते थे, ये सब बहुत सब हेडेक था। अब धीरे धीरे वो सब कम हो रहा है, तो लाइफ विल बी वेरी इजी नाउ। बट नॉट नोइंग टैक्सेशन इज नॉट अ सोल्यूशन। आपको टैक्सेशन के बारे में सीखना ही पड़ेगा। अच्छा, आपके हिसाब से किसी मिडिल क्लास इंसान के लिए ऐसा क्या फाइनेंशियल रूल है या फाइनेंस का ये एक एडवाइस है जो उसको मालूम होनी चाहिए या फॉलो करनी चाहिए? देखिए, मैं तो, मेरा एक फंडामेंटल है कि आपको पहले अपने आप को रिस्क से बचाना चाहिए। लोग रिटर्न्स पे फोकस करते हैं, उससे पहले रिस्क पे फोकस नहीं करते। इंडिया में रिस्क से कोई लेना देना ही नहीं है किसी को। उनको लगता है हम अजर अमर पैदा हुए हैं, ना हमारे को कोई बीमारी छुएगी, ना मेरी जॉब कभी जा सकती है, ना मेरी आमदनी कभी बंद होगी, और ना मैं कभी मरूंगा। ये सबके माइंड में पहले दिन से ऐसा उनको लगता है। पर ये सारी चीजें ना आपके साथ हो सकती हैं। कोविड ने दिखा दिया आपकी इनकम ओवरनाइट बंद हो सकती है। कोविड ने दिखा दिया आपके हेल्थ एक्सपेंसेस इतने हो जाएंगे, घर बिक जाएंगे, ज्वेलरी बिक जाएगी, उधार में आ जाओगे, फिर भी जिंदा नहीं बचोगे। कोविड ने बता दिया आप अचानक से, मतलब आप तो पहले आज तक में थे, तो आज तक में एक बहुत सीनियर एंकर की डेथ हो गई थी कोविड के दौरान। बिल्कुल। तो किसी की भी डेथ हो सकती है। तो जब आपके ये 3 रिस्क है, तो इन 3 रिस्क को पहले कवर करो ना, पहले रिस्क कवर करो। तो रिस्क कवर करने के लिए क्या करना है? इनकम का रिस्क है, इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लो, ठीक है। हेल्थ का रिस्क है, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। आपकी लाइफ का रिस्क है, जिसकी वजह से आपके परिजनों को प्रॉब्लम हो सकती है, एक लाइफ इंश्योरेंस का कवर ले लो, टर्म इंश्योरेंस ले लो। दैट्स इट, पहले रिस्क कवर कर लो। तो आप मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने इन तीनों चीज़ों में से क्या बिल्ड किया है। कि आपके पास इमरजेंसी फंड है, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ये तीनों चीजें हैं। पहले मेरे को टिक करके बता दो, किस जिसके सामने है वो टिक कर दो, उसके सामने बचा हुआ है क्रॉस कर दो। उसी से मुझे पता चल जाएगा अभी क्या हालत है। और सच सच बताना, नो प्रॉब्लम, आज अपना सच्चाई जान लो, आगे ठीक कर लेंगे, ठीक है। अगर आप आज ही वापस मतलब डिनायल मोड में रहोगे तो फिर आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। सो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप फॉर फाइनेंस, इज टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम रिस्क। गाड़ी में बैठो, पहले सीट बेल्ट लगा लो। और कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए? 6 महीना मिनिमम। 6 months ऑफ योर एक्सपेंसेस जो भी आपके हैं, समझे 25,000 रुपए है, 25,000 इंटू 6, 1.5 लाख रुपए की एक एफडी आपके पास होनी चाहिए। एफडी कि ओवरनाइट आपको प्रॉब्लम हो तो आप ठक्का पैसा निकालो और उसको सॉल्व कर लो। क्योंकि 6 महीना काफी होता है फिगर आउट करने के लिए कि लाइफ में हम कैसे मैनेज कर लेंगे उसके आगे। पर 6 महीने का तो आपको एफडी चाहिए। ओके। और इंश्योरेंसेज में आप चेक कर लीजिए, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में कहूंगा कि 10-15 लाख से नीचे रखने का कोई मतलब नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस में एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपके ऊपर कितने उधार चल रहा है। समझे किसी के ऊपर 1 करोड़ का होम लोन चल रहा है, अब उसको कुछ हो गया तो वो होम लोन किसी को तो देना पड़ेगा ना भाई। होम लोन तो फ्री नहीं होने वाला, नहीं तो घर बिक जाएगा। तो लोन कितना चल रहा है, उसके बच्चों की पढ़ाई बची है कि नहीं बची है, उसके जाने के बाद लेट्स से उनकी वाइफ को कितने देर के लिए इनकम चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, तो उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से एक लाइफ इंश्योरेंस एक व्यक्ति को खरीद के रखनी चाहिए। तो ये सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं, आप करिए। और तब है ना, फिर आप मेंटली फ्री हो जाते हैं कि यार चलो मैंने वर्स्ट को कवर कर लिया, मेरे हाथ में जो था मैंने कर लिया। अब ऊपर वाले ने कुछ कर दिया तो हम तो कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, बट अपनी तरफ से जो मैं कवर कर सकता था मैंने कर लिया। अब आगे खेलो, खुल के खेलो। ठीक है, मगर जहां आपने इमरजेंसी फंड की बात की, आज की डेट में भी बहुत सारे लोग हैं जो पेचेक टू पेचेक वाली जिंदगी जी रहे हैं। 90% भारत कि हैंड टू माउथ वाली सैलरी चल रही है कि 50,000 क्रेडिट हुआ है तो हो सकता है कि 20 तारीख तक 5,000 अकाउंट में बाकी हो और अगले 10 दिन मैनेज करने में लाले लग जाते हैं। ठीक है। तो उसमें वो पहले तो ये इमरजेंसी फंड छोड़ो, वो 1,000-2,000 की सेविंग भी करना कैसे स्टार्ट कर पाएंगे? माइनस कर दो। आप सोचो आपकी सैलरी है ही नहीं 50,000, आप सोचो आपकी सैलरी 48,000 है, 47,000 है। देखिए, जब तक आप पैसों को रखेंगे अपने पास उसका इस्तेमाल होगा। आप पैसों को आंखों से ओझल कर देंगे तो इस्तेमाल नहीं होगा। जब आपको लगेगा आपकी सैलरी 47,000 रुपए है, 47 है, 3,000 आपने माइनस कर दिया, तो स्विगी के बिल कम आएंगे क्योंकि आप मंगाओगे कम, ठीक है। आपका उबर कम आएगा क्योंकि आप हो सकता है मेट्रो पे चले जाओगे, ऑटो पे चले जाओगे। तो जब 3,000 होगा ही नहीं आंखों के सामने, तो वो 3,000 कंज्यूम नहीं होगा, और जब वो 3,000 कंज्यूम नहीं होगा तो या तो वो इन्वेस्ट होगा या आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट कर बैठेगा। तो आज मैं सबसे पूछता हूं, कितने लोगों ने अपना बजट बनाया, कितने लोगों को पता है वो क्या खर्च कर रहे हैं और कहां खर्च कर रहे हैं? नहीं पता होगा, बिल्कुल नहीं पता होगा। कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा, देखना बहुत जल्दी। सो आप पहले अपना बजट बना लो, देख लो कि मेरे खर्चे क्या हो रहे हैं,
कहाँ मैं बचत कर सकता हूँ, कहाँ मैं फालतू पैसा दे रहा हूँ। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ जिनके महीने की 1500 रुपए की सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है, पर वो एक चैनल के अलावा कुछ देखते नहीं है। ज्यादातर लोगों की है, बिल्कुल है। क्योंकि उन लोगों ने सारे लिए हुए, हॉटस्टार भी है, Amazon भी है, हाँ, कोई Netflix एक सीरीज भी है। देखनी थी, साल भर का ले लिया पूरा किसी का पैकेज। अरे एक सीरीज देखनी तो एक महीने का देख लो, ले लो, खत्म करो। तो आपने 15 चैनल के ले लिए, 1500 रुपए आपके कट रहे हैं महीने के, और आपका यूज एक चैनल हो रहा है, तो यानी तो आपने 1200 रुपए खोटे कर लिए ना महीने के। 1200 इंटू 12 इज 15,000 रुपीज। अब 15,000 रुपीज आप ही ने खराब किए हमने। इसी 15,000 से आपका इमरजेंसी फंड बनता है ना, बूंद बूंद से ही सागर बनता है, उसी से घड़ा भरेगा। सो पॉइंट इज एक्सपेंसेस अपने नोट डाउन कर लो, कहाँ खर्च कर रहे हो, क्या खर्च कर रहे हो। और ये आप जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने एक्सपेंसेस को जानते हैं कि मेरा इतना खर्चा होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, चाहे वो घर चला रहे हो। आपने बोला हमारे पेरेंट्स के लिए तो उन्होंने ये किया वो किया। मेरे पापा को पहले दिन से पता होता था, या अधिकांश लोगों को उस टाइम ये पता होता था कि उनके घर के खर्चे कितने, क्योंकि शायद कमाई उस टाइम कम भी होती थी, तो लोग सोचते थे कि यार ग्रिप बहुत होनी चाहिए खर्चों पे। वहाँ खर्चों की ग्रिप से लोग बचे हैं कि यार ये बचा लो, ये बचा लो, पैदल चले जाओ। मुझे आज भी याद है, मैं छोटा था 1991-92 में, तो मैं संगीत सीखता था। मेरे घर से जहाँ मैं सीखता था संगीत महाभारती, वो करीबन 1.5 किलोमीटर होगा, ठीक है, 1.5 या 1.8 ऐसा कुछ होगा, मतलब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मीटर डाउन ऑटो बॉम्बे कहते हैं ना, मीटर डाउन कहते हैं कि जैसे मीटर डाउन होगा तो एक अमाउंट लगता है, तो वो 5.5 रुपए था। तो मेरी मम्मी बोलती थी चल एक काम करते हैं, आज पैदल चलेंगे, ठीक है, मैं तेरे को एक टॉफी ले दूंगी। तो उनको पता है उन्होंने 5.5 रुपए बचा लिए, 8 आने में काम चला लिया, क्योंकि तब 8 आने में मेरे को मिल जाती थी टॉफी। तो 5 रुपए नेट सेविंग हो गई। और मतलब कभी कभी ऐसा होता है चलो ऑटो पे भी जा रहे हैं ना, तो थोड़ा पहले रुक जाएंगे, क्योंकि मीटर डाउन के बाद अगले टिक पे सीधा 1 रुपए बढ़ता है, तो चलो हम 3 कदम पैदल चले। दे वर सो कॉन्शियस अबाउट मनी। अब आप आज की जनरेशन इसको चिंदीगिरी बोल सकती है, कुछ भी बोल सकती है, बट दे वर कॉन्शियस बिकॉज दैट वाज देयर सेविंग। तो अगर उस लेवल पे वो माइक्रो लेवल पे सेविंग्स करते थे, और माइक्रो सेविंग्स कर करके ही लोग बड़े बने। उन्होंने वही पैसे कहीं डाले, गोल्ड खरीद लिया या फिर कुछ खरीद लिया, और आज वो उनको यील्ड कर रहा है। तो आपको अपने बजट में अपने खर्चों का पूरा क्लैरिटी होना चाहिए। आज खर्चे करने के विकल्प बहुत ज्यादा हैं, है ना, और लोग आपके पैसों के पीछे पड़े हैं। स्विगी आपके पैसे के पीछे पड़ा है, जोमेटो पड़ा है, ऊबर पड़ा है, ओला पड़ा है, उसके बाद कोई ना कोई ऐप और पड़ी है जो मुझे तो लगता है ये जो हर 10-10 मिनट में आप घर पे सारा सामान मंगा सकते हो, 10 हाँ सॉरी, हाँ ये तो मैं भूल ही गया, ये बीस्ट अलग आ गया है। जो बाहर आपको चीज 40 रुपए की मिल रही है, वो वहां पे 70 रुपए की मिल रही है, 80 की मिल रही है, आईफोन पे 120 की मिल रही है। तो ये हालत है। और उसमें दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि आप पहले, मुझे याद है स्टार्टिंग में व्हेन आई मूव टू दिस सिटी, आदत होती थी कि लिख के रख लेते हैं, एक दिन जाएंगे मॉल, हाँ, सारे सामान ले आएंगे। अब क्या होता है, जीरा खत्म है मंगा लो, 1 सेकंड में मंगा दूध खत्म है मंगा लो, अरे दूध मंगाया यार, दही रह गया मंगा लो, एंड हर एक डिलीवरी पे आपके 10-20 रुपए खर्च हो। हाँ, और पता भी नहीं आपको कन्वीनियंस चार्ज के नाम पे क्या हो रहा है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट लोग भूल गए। मेरे को आज भी याद है, जैसे मम्मी पूरा बता रहे लिस्ट लिख के रखती थी, फिर डीमार्ट जाते थे, डीमार्ट से पूरा महीने भर का सामान उठा के लेके आते थे। खुशी होती थी क्योंकि उसमें आपको भी कुछ हाँ, वो मिलता कूपन, था। हाँ कूपन मिलता है, या फिर कुछ बचत होती है। आपको पता है 36 रुपए वाली चीनी 32 रुपए में मिल जाएगी। सो यू नो दोज ऑल थिंग्स मैटर्ड। बट ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये सब करो, पर अपने खर्चों को जानो, ठीक है, और अपने खर्चों को जान के अपने लिए फंड्स, इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, और जहां कटौती कर सकते हो बिना लाइफ को। लोग कहते हैं सर मैं तो अपना एंजॉय नहीं कर पा रहा, ठीक है, मतलब तेरे एंजॉयमेंट की डेफिनेशन लिख पहले। मतलब अगर तू 10 चीजें करना चाहता है ना, तो तू एंजॉय करना ही नहीं चाहता, तू सिर्फ दुनिया को दिखाना चाहता है तो एंजॉय कर रहा है। एंजॉयमेंट होती है, एक आदमी को लगता है मेरे को ट्रैवल करना है, तो उसके लिए एंजॉयमेंट है। मेरे पास एक यंग लड़का आया, वो बोलता है सर मेरे को ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एनफील्ड खरीद सकूं। मेरा हमेशा से था कि मेरे को एनफील्ड खरीद के लद्दाख जाना है, ग्रुप में घूमना है। मतलब क्यों, क्या हुआ? बोलते सर उसकी EMI आती है 5,000 के आसपास, 5-6 हज़ार के आसपास की कुछ EMI आती है। डाउन तो मैं दे दूंगा 20-30 हज़ार रुपये, पर बाकी मेरे को EMI देनी। ठीक है, हम बैठे, देखा वो 15 सिगरेट फूकता है दिन की। बोला ठीक है यार 15 वैसे तो पीकनी नहीं चाहिए, बट तू 15 को 7 कर दे पहले, एक स्टिक से तेरे को 20 रुपये बचेंगे, ठीक है, 100-150 रुपये बचाएगा, महीने के 3,000 बचा लेगा। तो वहाँ से बचत कर, स्टार्ट कर। सब्सक्रिप्शंस फालतू लेके रखी थी, ऐसे करते करते UPI का खर्चा, लोगों को पता नहीं, एक नया भूत आ गया है, किसी को समझ ही नहीं आता, वो बस ऐसे टंग 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 करते हैं वीडियो गेम की तरह। अंत में पूछो सर 9,000 UPI का खर्चा था। मतलब UPI का खर्चा नहीं था, खर्चा किस चीज़ का था वो बताओ। UPI जरिया था खर्चा करने का। पहले तुम वॉलेट निकालते थे, नोट तोड़ते थे, फिर तुम्हें कुछ मिलता था। अब तुम क्या करते हो, फोन से स्कैन करते हो। मैं लोगों को एक ही चीज़ कहता हूँ कि एक अलग अकाउंट बनाओ, उसमें जितने पैसे खर्चा कर सकते हो वो डाल के UPI से लिंक कर दो। जिस दिन वो बंद हो गया उस दिन बंद हो गया, अब UPI नहीं यूज हो सकता।
नहीं तो लोगों को हिसाब ही नहीं है उनका यूपीआई पे क्या खर्चा हो रहा है। और दूसरा एक प्रॉब्लम है कि यूपीआई से डिडक्शन होने के बाद जो आपके पास मैसेज आता है उसमें आपका रिमेनिंग बैलेंस नहीं दिखाता है। बोलो, तो आप पहले ही डाल दो ना, आप एक अकाउंट में फिक्स कर दो, मेरे को 2000 रुपए खर्च करना है यूपीआई पे, ठीक है, तो एक अकाउंट खोला, उसमें महीने की शुरुआत में 2000 डाल दिए, वो यूपीआई से लिंक है, जैसे ही करके योर पेमेंट फेल्ड तो समझ जाना हो गया काम, भाई अब अपने पास पैसे नहीं बचे, अब अपन मस्ती नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे आपको आदत बन जाती है कि चलो ठीक है, अब मेरे को राशन करना है, राशन करना है। देखिए, जब आप अपने ऊपर रोड ब्लॉक्स लगाएंगे, टोल गेट्स लगाएंगे, तो ही तो आप अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे ना। एक्सटर्नल, या तो आप इंटरनली मोटिवेटेड हो जाओ, ठीक हो जाओ, या एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट कर दो कि जब अकाउंट में पैसे ही नहीं होंगे तो खर्चा नहीं होगा। सो यू हैव टू क्रिएट सम रूल्स ऑन स्पेंडिंग। अच्छा, एक और चीज़ है कि आई वॉज रीडिंग अबाउट, मतलब आप ही ने कहीं पे बोला था कि यू रोट आई गेस अबाउट 22 मिस्टेक्स। मैं आपसे पूछूंगी 5 ऐसी मिस्टेक्स, 21 मिस्टेक्स, 21 मिस्टेक्स, 5 ऐसी मिस्टेक्स जिसकी वजह से इंसान कभी अमीर नहीं बन पाता है। उस पर शायद मैंने सबसे पहली चीज़ यही बोला था, आई स्टार्ट टुमारो। तो काफ़ी लोग कहते हैं मैं कल स्टार्ट करूंगा, मैं कल स्टार्ट करूंगा, मैं कल से बचत स्टार्ट कर लूंगा, मैं कल से कर लूंगा। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि 1 तारीख से शुरू। हाँ, या तो 1 से 4। वो एक बड़ी अच्छी मैंने ऐड, वो कुछ देखा, मैंने रील देखी कि 1 तारीख को जिम में एक ही ट्रेडमिल पे 5 लोग 1 जनवरी को कर रहे हैं और 2 जनवरी को वो ट्रेडमिल खाली है। हाँ। तो आई थिंक ये सबका हाल है। हाँ। कि हेल्थ इज द बिगेस्ट वाव विच एवरीबडी टेक्स ऑन 31 दिसंबर बट फॉरगेट्स बाय 3rd और 4th ऑफ जनवरी। तो ये एक है कि आई स्टार्ट टुमारो, वो है। मुझे ऐसा लगता है दूसरा ना, गोल सेटिंग ना करना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आदमी गोल वही अचीव कर सकता है जो गोल सेट कर सकता है। जो गोल सेट ही नहीं कर सकता ना, गोल अचीव भी नहीं कर सकता। अगर आज आप निहारिका लिख दो मुझे अगले 6 महीने में 25 पॉडकास्ट करने हैं, तो योर माइंड विल स्टार्ट वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, इट विल से कि चलो 100 गेस्ट के नाम लिखते हैं, ओके, यू विल स्टार्ट सम राइटिंग 100 नेम्स जो आपको चाहिए। उसमें से रीच आउट्स होंगे, रीच आउट्स के बाद फिर येस नो होगा, कैलेंडर्स होंगे, शिफ्ट्स होंगी, बुकिंग ऑफ स्टूडियो का, फिर वो प्रोसेस आएगा। पर तुमने अगर ये लिखा ही नहीं कि भाई मेरे को 25 करने हैं, तो तुम वो रैंडम नंबर होगा, अगर ठीक है 1 कर लेती हूँ, 2 कर लूंगी, ये हो जाएगा, कभी कर लूंगी मन कर, तो देन यू आर नॉट, यू डोंट हैव अ गोल। ठीक है, तो गोल होगा तो गोल अचीव होगा। तीसरा, स्किल पे वर्क नहीं करते लोग। लोग सोचते हैं कि जो मैंने 22 साल पढ़ाई कर ली ना, वही मेरे को जिंदगी भर काम आएगी। याद रखना, 22 साल की पढ़ाई कुछ काम नहीं आती। पढ़ाई उस दिन स्टार्ट होती है जब आप जॉब के अंदर घुसते हो या कमाना चालू करते हो, जब आप कमाने के जरिए ढूंढते हो। दैट इज द डे व्हेन योर एजुकेशन स्टार्ट्स। 4th इज एसोसिएटिंग विद रॉन्ग साइड ऑफ पीपल। बहुत बड़ी मिस्टेक है। लोग गलत लोगों के साथ होते हैं और गलत लोगों की सुनते हैं। तुम्हारे जब ड्रीम्स बड़े हैं ना, तो तुम उन लोगों से बात नहीं कर सकते जिन्होंने उसको अचीव नहीं किया, क्योंकि फिर वो तुम्हें डायरेक्शन ही नहीं बता सकते ना। बार बार एक ही बात कहता हूं कि डोंट टेक एडवाइस, इफ यू वांट टू ड्राइव अ रोल्स रॉयस, डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम समबडी ड्राइविंग अ मारुति, क्योंकि उसको पता नहीं ना रोल्स रॉयस तक पहुंचना कैसे है। अगर उसको पता होता तो शायद उसके पास खुद के पास होती, या उसने किसी को गाइड किया और पहुंचने के लिए, कोई मेंटर हो। तो स्टॉप एसोसिएटिंग विद रॉन्ग सेट ऑफ पीपल, सत्संग जिसे हम कहते हैं, तो हैव एसोसिएशन ऑफ वेरी वेरी गुड पीपल। एंड नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन, हर चीज का पॉजिटिव रखो। आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो हाय हाय करने वाला मत बनो, रो मत। हम उसको कहते हैं परिस्थिति को मत बदलो, मनस्थिति को बदलो। चेंज योर माइंड सेट, नॉट द सिचुएशन। सिचुएशन विल नेवर चेंज, वो तुम्हारे हिसाब से नहीं बनती है सिचुएशन। सो दीज आर सम थिंग्स। अब आप देखोगे 5 चीजों में ना मैंने कहीं भी फाइनेंस की बात नहीं करी। ये सारी चीजें माइंडसेट से, बिकॉज माइंडसेट इज फर्स्ट, स्किल सेट इज सेकेंड। जितने लोगों ने जो बहुत अमीर बने हैं या जिन्होंने वेल्थ क्रिएट करी है, उनमें से मात्र 20-25% ऐसे लोग हैं जो लेगेसी पैसा लेके आए हैं। 75% ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्रिएट किया, और उसमें से 0% ऐसे हैं जो एम्प्लॉइज हैं। ट्रू। तो इसलिए मैं एक और चीज कहता हूं, जिंदगी में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अर्नर रह सकते हो या ओनर बन सकते हो। अगर आप अर्नर रहोगे तो आप कमा लोगे, पैसे बचा लोगे, कुछ मतलब अपने लिए कर लोगे, डिसेंट कर लोगे, जिंदगी जी लोगे। पर अगर आपको वेल्दी बनना है या बहुत अमीर बनना है, तो आपको ओनर बनना पड़ेगा। ओनर मतलब आपको शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, गोल्ड खरीदना, एक ऐसा एसेट खरीदना पड़ेगा जो वैल्यू में बढ़ता रहे, कि यू ओन इट एंड इट इंक्रीजेज इन वैल्यू। अगर आपने कोई शेयर खरीदा आज 1 लाख रुपए का और वो 5 साल बाद जाके 10 लाख का हो गया, तो वो ओनरशिप है जिसकी आपको बैठे बैठाए पैसे मिल गए। तो ये कुछ चीजें हैं जो लोगों को फोकस। अच्छा, अगर कोई इंसान अमीर बनना भी चाहता है तो उसके लिए पहले माइंडसेट जरूरी है या फिर स्ट्रैटेजी? माइंडसेट, यस। बिना माइंड, आप, मैंने बताया ना, जो गोल सेट ही नहीं कर सकता गोल अचीव कैसे करेगा? आप मुझे बताइए, क्या जब आपने पॉडकास्टिंग चालू किया आपको पॉडकास्टिंग का कुछ भी नॉलेज था? ठीक है, आपको नॉर्मली मीडिया का पता होगा, बैकग्राउंड से है, बट एग्जैक्ट पॉडकास्टिंग का नॉलेज था? व्हाट विल वर्क ऑन योर चैनल, यू डिड यू नो दैट? ठीक है, whom should you get on your channel, did you know that? You repeatedly did those things
बिकॉज आपने गोल सेट किया कि यार मेरे को पॉडकास्टर बनना है और मेरे को एक एक्स लेवल पे पहुंचना है, तो आपने रीच आउट्स भी किए, आपने मिस्टेक्स भी करी, आपने उनसे सीखा भी, यू फेल डाउन यू गॉट अप, यू फेल डाउन यू गॉट अप। तो कोई भी व्यक्ति जो होता है ना, वो क्या माइकल जॉर्डन सीखे सिखाए निकले थे क्या बास्केटबॉल खेले? बट दैट मैन यूज्ड टू प्रैक्टिस 2000 शॉट्स एवरी डे। 2000 शॉट्स जो आदमी 23 साल वो खेले, 23 साल तक प्रैक्टिस करेगा, वो क्या बन जाएगा यार? और उसमें भी 15 में वो 6 बार जीते, 9 बार हारे। तो यानी इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी हर बार नहीं जीतना 100% स्ट्राइक रेट नहीं है। सो यू विल हैव टू सी विनर एटीट्यूड क्या होता है। पहले अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना, और माइंडसेट में सबसे इंपॉर्टेंट करना रिजेक्शन। हमारे यहाँ अब जो खासकर जनरेशन आई वो रिजेक्शन नहीं फेस कर पाती। घर से भी नहीं मिलता है ना उनको, घर से तो मिलता ही नहीं ना, घर से तो बेटा चोचो ये ले लो, ये कर लो, वो कर लो। आई रिमेम्बर, मतलब आई इवन सी कि आजकल पेरेंट्स बच्चों को डांटते तक नहीं है। हाँ, कि मतलब हो जाता है चाइल्डहुड हमें तो ट्रॉमा। डर हमारे को कहीं वो हमें तो चाइल्ड केयर वाले हमें तो उनको नजरों लेना- से पता होता था कि अब इसके बाद पड़ेगी। हाँ, सो आई थिंक रेजिलियंस मिसिंग है बच्चों में आज के। एंड रेजिलियंस कैसे बिल्ड होती है? जब आप ठोकर खाते हो। ठोकर खाने का मतलब होता है रिजेक्शन फेस करते हो। रिजेक्शन आप किसी भी लाइफ में फेस, चाहे आप सेल्स में हो, तो यूल मेक 100 कॉल्स, यू विल गेट एक्सेप्टेड मे बी इन 1 or 2, पर आपको वो 98 कॉल्स निकालना, यू नो, दैट इज व्हाट क्रिएट्स रेजिलियंस। और उससे लर्न करना, अच्छा इसने मना क्यों किया, मैंने शायद ठीक से कॉल नहीं किया होगा, मेरी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होगी, मैंने समझाया ठीक से नहीं होगा। तो अपने आप को इंप्रूव करते रहना हर रिजेक्शन के बाद। ये बहुत आसान, बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। तो ये जो विनर्स होते हैं ना, वो ये काम करते रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। जितना आप फीडबैक लेते हो और उसको इंप्लीमेंट करते हो, तभी आप चैंपियन बनते हो। किसी की भी जर्नी देखो, वो दे आर वेरी हैवीली फीडबैक डिपेंडेंट। अगर आप Amazon देखो, तो Amazon बोलता है वी आर मैडली ट्रूली ऑब्सेस्ड विद आवर कस्टमर। और ये बात को वो रोज जीते हैं। एक बार क्या हुआ, मैंने Amazon से एक रैकेट मंगाया, बैडमिंटन आया, उससे किसी ने, मैं खेला और कोई नीचे था मेरे साथ, तो उसने ले लिया। वो उसने 2-3 बार खेला और वो टूट गया। ठीक है, अब वो किस रीजन से टूटा मेरे को नहीं पता, पर वो टूट गया। मैंने Amazon को रिफंड रिक्वेस्ट भेजी, और 7 डे या 15 डे का विंडो था, वो विंडो के अंदर भेजी। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, आया बंदा, नया बैडमिंटन रैकेट देके चला गया। और मेरे को जिंदगी भर के लिए जीत लिया उन्होंने यार। True. कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। नटोरियसली अगर मैं कुछ करता तो मतलब मैं कर सकता था, और वो करते भी हैं लोग, बट दे नो दैट दिस इज ओनली 1 or 2% ऑफ द पीपल। तो 2% का दुख वो 98% को नहीं देते। और वो 2% वाले की कहानियां सुन सुन के 98% वाले भी बोलते हैं यार फिर तो इधर से मंगाते हैं, कल को अगर देना पड़ गया तो ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। Yeah. सो व्हेन यू आर ऑब्सेस्ड विद योर कस्टमर, कस्टमर कैन बी एनीवन। आप जॉब करते हैं, आपका बॉस कस्टमर है, ठीक है। आप प्रोफेशन में हैं तो आपका क्लाइंट कस्टमर है। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में आपका कस्टमर जो भी होगा वो है, आपका इन्वेस्टर है, आपके एम्प्लॉइज हैं, आपके सप्लायर्स हैं, ये सारे ही आपके कस्टमर है एक तरीके से। तो जो आपके साथ काम कर रहा है, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो अपने आप ही आपके बारे में सोच लिया जाएगा। तो ये जो रेजिलियंस क्रिएट करना है, ये अपने आप को जो बिल्ड करना है, ये लैकिंग है आज के इसमें। जबकि आज सबसे आसान हो गया क्योंकि नॉलेज इज फ्रीली अवेलेबल। अगर मुझे 2008 में आज के काम करने होते ना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि तब इतना इजीली नॉलेज ही अवेलेबल नहीं थी यार। नॉलेज वर ओनली गिवन इन सम हाई रेटेड क्लासरूम्स। टुडे क्लासरूम्स आर रिडंडेंट, कोई वैल्यू नहीं उनकी। इतने प्यारे पॉडकास्ट्स हैं, लोग एक्सप्लेनर वीडियोस बना रहे हैं, सिखा रहे हैं, हाई क्वालिटी, एंड यू कैन चूज योर टीचर यार। आप स्कूल में फीस देते हो, आप थोड़ी अपना टीचर चूज कर सकते हो। आपको बैठा दिया क्लास में, यू आर इन क्लास नंबर 5A, ये टीचर आपको सिखाएगी, मेरे को नहीं पसंद है, सीखो इसी से सीखो। यहाँ जाकर ना ये बंदे की समझ नहीं आ रही, चलो अगला देखते। हाँ, मल्टीपल ऑप्शंस। सो टुडे इट इज द, और कोबे ब्रायंट ये बात बोलते थे कि इफ यू नो व्हाट यू वांट, द वर्ल्ड बिकम्स योर लाइब्रेरी। कि पहले अगर आप जानते हो आपको जिंदगी में चाहिए क्या है, तो ये वर्ल्ड आपकी लाइब्रेरी है। इमीडिएटली आपको सारे संसाधन मिल जाएंगे जिससे आप सब काम कर सकते हैं। Which brings me to the point कि लोग सिर्फ इतना कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, या मुझे बहुत पैसा चाहिए, या मुझे अंधा पैसा चाहिए। They don't have a particular amount in their mind. बिल्कुल। कि कितना पैसा चाहिए, या यार मुझे इस साल के एंड तक अमीर होना है, लेकिन कितना अमीर या कितना पैसा कोई फिगर नहीं होता दिमाग में। I guess this is one of the problem कि maybe you're not able to achieve what you want in life. तो वही है ना कि इफ यू नो व्हाट यू वांट, देन द वर्ल्ड बिकम्स योर लाइब्रेरी। अगर आपको एग्जैक्टली प्रिसाइसली चाहिए कि ये मेरे को यही चाहिए, तो वर्ल्ड लाइब्रेरी है, फिर आपको वो अचीव हो जाएगा, फिर आपको वो संसाधन मिलेंगे। पर आपको पता तो आपको चाहिए क्या। पैसे के टर्म्स में मैनिफेस्टेशन काम करता है बहुत ज्यादा। इट वर्क्स, इट इज द ओनली थिंग विच वर्क्स एक्चुअली।
इसके अलावा कोई चीज़ वर्क ही नहीं करती। सी द मोस्ट पावरफुल आइटम इज सबकॉन्शियस माइंड। मुझे आप बताइए, जब पूरे 700-800 करोड़ लोग इस धरती में एक समान दिखते हैं, एक समान सबकी बॉडी है, एक समान सबका ब्रेन है, तो क्यों ऐसा है कि हार्डली 5 to 10% ऑफ द पीपल आर कंट्रोलिंग 90% ऑफ द वेल्थ? एक बार बिल गेट्स ने बहुत अच्छी बात कही, बोलते आप एक काम करो, हमारी सबकी वेल्थ है ना, ये सारे लोगों में बांट दो, 840 करोड़ लोगों में। ठीक है, सोशलिज्म का जो स्टैंडर्ड रूल होता है ना, कि समझे आपके पास 10 लाख है, मेरे पास 20 लाख है, हम दोनों के पास 30 लाख है, तो एक काम करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, अब आपके पास भी 15 है, मेरे पास भी 15 है। ठीक है जी। तो बिल गेट्स ने ये बात बोली कि आप ये कर दो, उसके 10 साल के अंदर जो पहले अमीर थे वही अमीर हो जाएंगे, जो पहले गरीब थे वो भी गरीब हो जाएंगे। और ये सुशील कुमार जी ने प्रूव कर दिया था जब वो कौन बनेगा करोड़पति से 5 करोड़ जीते थे। विदिन 2 years वो बैंकरप्ट हो गए। यार 5 करोड़ कोई छोटा अमाउंट होता है? बहुत बड़ा अमाउंट होता है। टैक्स के बाद भी 3 करोड़ बचता है। पूरी जिंदगी लग जाती है इंसान को कमाते, पर उन्होंने जो चीज करी अपने नॉलेज की वजह से, वो उसको बचा नहीं पाए। तो जब 850 करोड़ लोग इस धरती पे हैं और कंट्रोल सिर्फ 10% लोगों का है, तो क्यों है? माइंडसेट, सिर्फ माइंडसेट। एंड दे क्लियरली नो व्हाट दे वांट, एंड दैट इज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है? मुझे 5 साल बाद घर चाहिए, इजंट दैट मैनिफेस्टेशन? ट्रू। तो मैनिफेस्टेशन व्हाट इट डज इज इट कीप्स यू ऑन द पाथ, बिकॉज किसी पाथ पे रहना बहुत दैट्स मुश्किल है। आल्सो लाइक नोइंग योर गोल। हाँ, तो फाइनेंस तो चलता ही मैनिफेस्टेशन पे, हम तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कहते हैं। 5 साल बाद घर चाहिए, 10 साल बाद शादी करनी है, 15 साल बाद बच्चे होंगे, 25 साल बाद रिटायरमेंट चाहिए, तो ये गोल्स होते हैं लाइफ के। दिस इज मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन के बिना आप उस पथ पे रह ही नहीं सकते। आपने ये तय कर लिया निहारिका कि मेरे को 15 साल बाद फाइनेंशियली फ्री होना है, उस टाइम पे मेरे को 3 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। मैं तुम्हें बता देता हूं कि एक काम करो, 3 करोड़ के कॉर्पस के लिए आज आप 25,000 रुपये महीना डालना चालू करो और 5% इसको स्टेप अप करती रहो हर साल। ठीक है जी, आपने सुन लिया, मान ली मेरी बात। 15 साल करना तो आपको है ना। तीसरे साल बाद मार्केट्स फ्लैट हो गई, आप बोले यार कोई रिटर्न ही नहीं आ रहा है, संजय सर लगता है गधा बना के चले गए। तो रहेगा कौन उस पाथ पे? वो तो रहना आपने। अब कैसे रहोगे जब आपका गोल क्लियर हो गया, यार नहीं कुछ भी हो जाए, मेरे को 15 साल बाद काम नहीं करना है, मेरे को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है। जब आप उस गोल पे दृढ़ रहोगे तो ही तो वो इन्वेस्टमेंट चलेगी, नहीं तो इन्वेस्टमेंट चलेगी नहीं। रेजिलियंस गिव्स यू रिटर्न्स। जितना आप रेजिलियंट होंगे उतने रिटर्न्स। अभी देखिए मार्केट पीछे इतना गिरी, तो मेरे को मैसेज आने लग गया, अरे सर अभी आपकी सुन के की थी आई वाज इन अ बैंक एंड देयर वाज अ मैन, वो लड़ रहे थे कि मेरा पैसा जो है वो डीमैट अकाउंट में है और यहाँ पड़ा है, वहाँ पड़ा है, म्यूचुअल फंड्स, मुझे सारा पैसा निकाल के दो, मेरे सारे सब कुछ ग्राफ रेड हो गया है। और यही टाइम खरीदने का था, मैं तो खरीद रहा था जम के। अब मार्केट आ गई 10% ऊपर, अब रोते रहो, कह रहे नहीं मेरे को तो 22,000 पे खरीदना था। तो जब गई 22,000 पे तब क्यों नहीं खरीदा? तब डर लग रहा था नहीं और नीचे जाएगी। मगर इसको देखो तो एक तरीके से वही चीज है ना कि ये सेल लगी हुई है। हाँ बिल्कुल, आपके फेवरेट ब्रांड पे सेल लगी हुई है। अच्छा, जो लोग रिलायंस को 1500-1600 में खरीदने को तैयार थे, हाँ। आज वो 1200 में खरीदने को तैयार नहीं है। क्यों? तो इफ यू आर लाइकिंग समथिंग एट 1600, आई एम श्योर यू वुड हैव लव टू लाइक इट मोर एट 1200। पर क्यों होता है नहीं? आईफोन 1 लाख का मिल रहा था, आपने नहीं खरीदा, अब 80,000 का मिल रहा, ले लो। तो जब आपका रिलायंस 1600 था, हाँ। आपको तब भी नहीं पता था आप क्यों खरीद रहे हो, और आज 1200 है तब भी नहीं पता क्यों खरीद रहे हो। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होता ना, वो कहते हैं ना, इफ योर वाई इज क्लियर द व्हाट फॉलोज। तो आपका वाई क्लियर नहीं है, मैं क्यों खरीद रहा हूं? मैं इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे रिटायरमेंट चाहिए। अभी मेरी एक फ्रेंड है, वो रिलायंस के शेयर हर महीने 5 खरीदती है। अब वो 1200, 1300, 1600 से फर्क ही नहीं पड़ता, 5 खरीदने मतलब खरीदने। क्यों? 20 साल बाद देखेंगे। तो क्लैरिटी है, ठीक है कि आई एम बैंकिंग ऑन द टॉप कंपनी ऑफ इंडिया, आई बैंक दैट इट विल ग्रो मोर एंड आई एम पुटिंग 5 स्टॉक्स एवरी मंथ ऑन दिस। एसआईपी कर रही हूँ। कुछ लोग इसकी जगह म्यूचुअल फंड करेंगे, कुछ लोग निफ्टी खरीद लेंगे, कुछ लोग बैंक निफ्टी खरीद लेंगे, कुछ लोग मिड कैप खरीद लेंगे। डिपेंड करता है देयर चॉइस एंड गोल्स, बट कुछ तो करेंगे ना। और मार्केट नीचे जाएगी तो और ज्यादा खरीदेंगे। वही 10,000 रुपए से पहले अगर 1 यूनिट आ रहा था, वही 10,000 से आपको 2 यूनिट आएंगे। सो जब तक लोग ये बात नहीं समझेंगे कि गोल्स बना के उस पर जर्नी बना के उस पर टिके रहना जरूरी है। लोग गोल्स बनाते हैं, जर्नी भी बना लेंगे, टिकेंगे नहीं। कोई जर्नी आपकी 5 साल से नीचे नहीं होती सक्सेस की। आपको सक्सेस का टेस्ट ही 3-5 साल बाद आता है, पर तब तक कोई रहता नहीं, इसलिए सब नौकरी कर लेते हैं। बोलते चलो ठीक है यार, हर महीने के एंड में 30,000 रुपये तो आएंगे और हर एक सेशन के बाद इंक्रीमेंट होगा। हाँ, एटलीस्ट 5% इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंक्रीमेंट्स तो होंगे। फिर वहाँ फाइट करेंगे, वहाँ देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिल जाए, कुछ कर जाए। आई हैव नथिंग अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मैंने भी वही की थी, और आज भारत के अधिकांश लोगों के लिए वही विकल्प है। बिकॉज शायद उनमें अभी नॉलेज नहीं है, करेज नहीं है, पैसे नहीं है, सिस्टम अभी मतलब उतना इवॉल्व नहीं हुए वो लोग। बट अगर आप नौकरी में आ गए हो तो भी तो आप मालिक की तरह काम कर सकते हो ना। यू कैन टेक ओनरशिप ऑफ वर्क। क्योंकि ऐसी कोई जरूरत तो नहीं है कि आप नौकरी में रह के मालिक के जैसा बिहेव नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। यू कैन टेक अप अ वर्क एंड से मैं इसको पूरा करके दूंगा।
अब कुछ भी करे मेरे को करना है, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहाँ तो पासिंग द पार्सल चल रहा होता है, नहीं ये तो निहारिका ने नहीं किया, इतना काम तो इस संजय को करना था, इतना काम तो एक्स को करना था, वाई को करना था, ये चल रहा होता है। जब आप खुद का काम करते हो तब आप ये सब नहीं सोचते, तब आप बोलते नहीं यार करना ही पड़ेगा, नहीं तो कल को सैलरी कैसे दूंगा। सो यू हैव टू क्रिएट दैट माइंडसेट। अ विनर माइंडसेट इज अ माइंडसेट विच लर्न्स। और जो बिहेवियर आज आप एम्प्लॉयमेंट में कर रहे हो, ठीक है, वही बिहेवियर कल को आप मालिक बनोगे तो करोगे। अचानक से आपका बिहेवियर चेंज नहीं होता। आप बोलो नहीं मैं एम्प्लॉय रहूंगा ना, तब तक तो मैं काम करूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं बनूंगा। जिस दिन मैं खुद का बिजनेस करूंगा तो उस दिन रिस्पॉन्सिबल। मगर 10 साल में आप कंडीशन भी तो हो जाओगे ना काम ना करने के। इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट में भी ये कहता हूं, चाहे 500 रुपए निवेश करो पर करो, हैबिट बन जाएगी। कल ज्यादा होंगे तो ज्यादा कर देना, पर आज नहीं है ना 500 रुपए, तो 500 रुपए। विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि इन्वेस्टमेंट किस एज से शुरू करनी चाहिए और कितना % ऑफ योर टोटल अर्निंग करनी चाहिए। क्योंकि हम बहुत सारे लोगों में कहते हैं कि यार अभी तो 20,000 सैलरी, अभी क्या इन्वेस्ट करें, जब 50,000 हो जाएगी उसके बाद देखेंगे। तो वो 50 पे भी नहीं करेगा, हैबिट नहीं है ना। पॉइंट तो वही है, हैबिट नहीं है। तो आपको सबसे पहले जब से आप कमाने लग जाओ आप स्टार्ट कर दो, चाहे 500 रुपए करो, कोई चक्कर नहीं। 500 रुपए से SIP हो जाती है, आप करो ताकि आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा कटे और आपको दिखे वो कट के जा रहा है इन्वेस्टमेंट में। तो ये हैबिट फॉर्मिंग हो गई। सेकंड है इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ विल गिव यू मैक्सिमम रिटर्न्स। तो जब आपकी सैलरी कम है तो फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर सैलरी एंड इनकम। तो आपको उसके लिए कोर्सेज करने हैं, इवेंट्स पे जाना है, समझिए क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करनी है, ऑनलाइन कोर्स करना है, मेंटर चाहिए, कुछ भी करना है करो। 1 लाख रुपए महीने तक पहुंचो सबसे पहले, नहीं तो आप बहुत परेशानी में रहने वाले हो, ठीक है। और उसके बाद जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करते रहो एज एंड व्हेन आपके पास ज्यादा सैलरी हो तो। तीसरा, इन्वेस्टमेंट रैंडमली मत करो, गोल ओरिएंटेड करो। अपने गोल्स लिख लो लाइफ के, और गोल्स वही मटीरियलिस्टिक मेजर गोल्स होते हैं कि शादी है, गाड़ी है, घर है, रिटायरमेंट है, बच्चों की पढ़ाई है, यही होते हैं। इसी के अराउंड आपके गोल्स बनेंगे, इसी के अराउंड आपकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी। दैट्स इट। ठीक है, आप क्योंकि इतनी माइंडसेट की हम लोग बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से एक मेजर माइंडसेट डिफरेंस क्या होता है किसी पैसे वाले करोड़पति इंसान और एक नॉर्मल इंसान के बीच में? The willingness to learn. Okay. The willingness to learn, the willingness to surround yourself with great people. हमारे क्या है ना, माइंड को अभी जैसे समझो आप 5-6 दोस्त हो, निहारिका ने बोला यार मैं ना अपना पॉडकास्ट खुद का लॉन्च करना चाहती हूँ, ठीक है, एंड आई वांट टू बिकम लाइक दिस वन ऑफ द बेटर पॉडकास्टर्स ऑफ द कंट्री, ये हो। अब वो 5 लोग वहाँ बैठे, निहारिका कि हजारों पॉडकास्टर्स है, क्या कर लेगी तू। एक बार को तो सेल्फ डाउट कास्ट हो जाता है, फिर तुम भी सोचते अरे यार मैं कैसे करूंगी यार, बात तो सही कह रहे हैं लोग, ठीक है। पर यही एक ग्रुप है जहां बैठे और वो कह रहे हैं अरे गो फॉर इट निहारिका, बता हमसे क्या चाहिए, बता, ठीक है, बता यार किसको, मेरे ही 4 दोस्तों को जानता हूँ, इसमें से ये बहुत अच्छा बोलता है, मैं लाऊं क्या तेरे शो पे, अच्छा कहाँ करेगी तू, मैं ये स्टूडियो वाला मेरा दोस्त है, मैं तेरे को हेल्प करूँ क्या। True. Just imagine which room would you want to sit in? Obviously the second one. But people are loving to sit in the first room, where your dreams are getting tarnished by people जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया। और दूसरी चीज वो लोग कहेंगे कि हम विजुअलाइज कर पा रहे होगे। हाँ, एंड दूसरी चीज द फर्स्ट ग्रुप विल से हम आपके वेल विशर्स हैं, इसलिए हम आपको बता दे, पहले बता रहा हूँ तेरे को, पहले ही बता दे रहा हूँ। हाँ दोस्त उतरा, इसलिए बता रहा हूँ, तेरा टाइम वेस्ट होगा, तू लगी रह जॉब में। तो मैं आपको इसका बहुत लाइव एग्जांपल बताता हूँ। क्या हुआ, मैंने कंटेंट क्रिएशन चालू किया और एक हफ्ता ऐसा था जब मेरे 25,000 फॉलोअर से 1 लाख फॉलोअर, नहीं 25,000 फॉलोअर से 2.5 लाख फॉलोअर 7 दिन में हो गए इंस्टाग्राम पे। तो 3-4 रील्स बहुत वायरल गई एंड आई वाज गेटिंग मैसेजेस एंड मैसेज। तो हमें भी लगा यार काम हो गया, अच्छा काम हुआ है, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो अब वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, वो भी बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, मुझसे ज़्यादा है उनके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे। तो मैं उनसे मिला, तो मैंने अच्छा उससे मिला, उनसे पहले मैंने एक गोल बनाया कि मैंने यार ना मेरे को 1 मिलियन तक पहुंचना है इस तारीख तक। तो मेरे एक फ्रेंड है, उनके साथ बात करी, अरे तू पागल हो गया है, हो ही नहीं सकता, ये तेरा नसीब अच्छा था कि अचानक से तेरे को जंप मिल गया। ये रियल केस स्टडी है, मैं स्टोरी नहीं बना रहा, रियल केस स्टडी। आई एम आल्सो रिकॉलिंग एवरीथिंग दैट आई वाज टोल्ड। तो हाँ यही होगा। एक अच्छा उसने जिंदगी में कुछ अचीव नहीं किया है, उसके 1000 फॉलोअर भी नहीं है, ठीक है, नथिंग अगेंस्ट देम। भाई ऐसे लोग, अगर आप ऐसे लोग मतलब अभी दोस्त हो मेरे और आप नहीं पहुंचे हो वहां पे, तो आप ये तो बोल सकते थे यार मेरे को नहीं आता, बट आई एम शाउटिंग फॉर यू, आई एम विद यू, व्हाटएवर आई कैन डू आई विल डू। गिलहरी ने भी तो श्री राम को यही कहा था ना कि भाई मैं काम करता हूँ, मैं ये बंदरों जितना नहीं उठा सकती, मैं ये छोटा सा कंकर डाल सकती। तो उन्होंने बोला ओके, और बहुत प्रेम दिया, बिकॉज जो वो कर सकते तो उन्होंने किया, रोका नहीं, काम नहीं रोका। सो
आई स्पोक टू दैट पर्सन एंड बहुत डिस्करेजमेंट मिला. मला यार गलत बात हो गई, माइंडसेट चेंज करो, फ़ोन करो दूसरा. वो दूसरे को फ़ोन किया जिसने अचीव किया है, उसने पूरी सुनी. अच्छा हाँ ओके ओके. होता है एक काम करते हैं, एक आपको एक रील में एक पर 1000 व्यूज़ कितने फॉलोअर मिलते हैं? मतलब गुड क्वेश्चन, जाओ चेक करो. अच्छा मेरे को X फॉलोअर्स मिलते हैं. ओके पिछली 3 रील का एवरेज क्या है? ओके ये है, फाइन. आपके कौन से टॉपिक पे रील सबसे ज़्यादा चल रही है? अच्छा ये 5 टॉपिक है, ठीक है ग्रेट. तो सर अब अपने को मिल गया है, अपने को ना इस 5 टॉपिक के अराउंड हर टॉपिक पे 3 रील बनाइए. और जैसे हमें इतनी रील से 5 मिलियन व्यू चाहिए, इतनी रील से 1 मिलियन व्यू चाहिए, इतनी रील से 5 लाख व्यू चाहिए, अपन गोल अचीव कर लेंगे. तो जस्ट इमेजिन. He had a strategy in mind. हाँ मतलब ही गेव मी अ पाथ बिकॉज दैट गाय हैज अचीव्ड इट. Yeah. उसके लिए ये आम बात है. अगर आप जेफ बेजोस से पूछोगे कि बिलियनर कैसे बनना है तो वो हंसेगा नहीं, वो तरीका बताएगा. ठीक है, आप अगर वॉरेन बफेट से पूछोगे कि इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स कैसे अच्छे लाने हैं तो वो हंसेगा नहीं आप पे, वो तरीका बताएगा कि नहीं आप ये करो ये करो ये करो ये करो. सो whenever you want to do something great in life, माइंडसेट हमेशा ये रखिए, लर्न करना है और राइट लोगों से लर्न करना है. और कभी आपके गोल से लोगों को हंसी आ सकती है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, पर उनको आएगी जिन्होंने जिंदगी में सोचा ही नहीं कि गोल बनाने भी है. तो यू कैन हैव कैटेगरी ए फ्रेंड्स, जो आपको मैंने बताया कि विजय बोलेंगे सर तू पागल है, नौकरी पे रहे, नौकरी कैसे छोड़ सकते हो तुम. और फिक्स्ड इनकम है. हाँ फिक्स्ड इनकम है भाई. बिकॉज आई कैन कंप्लीटली रिलेट कि जब हम नौकरी छोड़ रहे थे एंड रफली 6 months इससे पहले, सो यही सारी बातें हैं कि यार फिक्स्ड इनकम तो आती है, अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा, खर्चा कैसे चलेगा, रेंट देना होता है, फिक्स्ड EMIs हैं, ये है सो है. बट समहाउ इट सीम्स लाइक 6 months डाउन द लाइन वी सेल्ड थ्रू इट. हाँ एंड इट्स अ मैटर ऑफ दैट ओनली. अगर आपको सबसे स्किल आती पहले है, डर लगता है क्योंकि जब आपने बोला ना कि इंसान नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर पा रहा है, बाकी सारी चीजों से ज्यादा डर लगता है. यस, और उस डर को एम्पलीफाई कर रहा है वो दोस्त. क्योंकि आपको ये तो मालूम होता है ना कि यार घिसी पिटी सैलरी, मान लो मेरे 40-50 हज़ार रुपए आ रहे हैं, मेरे खर्चे निकल जाएंगे, मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा. और ये तब होता है जब आपके पास भी प्लान नहीं होता. अगर आपके पास एक क्लियर प्लान है, लेट्स से यू आर मेकिंग 30,000 अ मंथ फॉर एग्जांपल, एंड यू से कि यार मेरे पास आज 2 लाख रुपए रखे हैं, दैट मीन्स आई कैन सेल थ्रू फॉर नेक्स्ट 7 months. ठीक है, 7-8 महीने में निकाल लूंगी. मुझे इस 2 लाख में से 50,000 रुपए में इन्वेस्ट करने हैं. एक तो ना ये ना सबकॉन्शियस माइंड को 2 वर्ड सिखाने बहुत जरूरी है, खर्च और निवेश. मैं अपनी टीम को भी बोलता हूँ, जब हम कोई सॉफ्टवेयर लेते हैं तो वो कहेंगे कि अरे सर इसमें ना इतना खर्चा होगा. मतलब वो निवेश है, इससे कुछ करोगे ना तुम, ये हमें कुछ इनपुट देगा ना भाई. चैट जीपीटी पे अगर हम 1800 रुपए महीना देंगे तो वो कुछ इनपुट देगा, तो ये खर्चा कैसे हुआ? सही बात है. तो मैं उनको बोलता हूँ बी वेरी कॉन्शियस ऑफ द वर्ड्स यू चूज, कि खर्चा बोलना है निवेश बोलना है. ठीक है, तो निवेश है ये. तो जब आप वर्ड ये बोलते हैं नहीं यार मेरे तो स्टूडियो पे खर्चा होगा, स्टूडियो पे खर्चा नहीं होगा, स्टूडियो पे निवेश होगा. ट्रू. क्योंकि वहां से आपका कंटेंट बनेगा जो आपको आगे एम्पलीफाई करेगा. तो जब आपका सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट हो जाता है ना ये सब सही वर्ड्स यूज करना, तो ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियरल चेंजेस आते हैं. अब ये बातें ऑब्वियसली उन लोगों को नहीं समझ आएंगी जो कैटेगरी ए के फ्रेंड्स हैं और दूसरे कैटेगरी बी के लोग हैं. अब आप बता दो आप कैटेगरी ए के हो के कैटेगरी बी को कमेंट सेक्शन में बता दो. एब्सोल्युटली. एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझे आपसे पूछना है कि हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि यार अगर इंसान ट्राई करे तो कोई भी करोड़पति बन सकता है. इज इट ट्रू? बिल्कुल बन सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. देखिए द क्वेश्चन इज कितना टाइम लगेगा. वो टाइम इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट इज योर स्किल, हाउ यू आर लेवरेजिंग इट एंड हाउ फास्ट यू आर लर्निंग फ्रॉम इट. दैट्स इट. अगर आप इस पूरे प्रोसेस को तेज कर दोगे तो आपका जल्दी पैसा बन जाएगा. इस प्रोसेस को ढीला रखोगे तो धीरे से पैसा बनेगा. फनल क्या है? फनल ये है कि ज्यादा कमाओ, ज्यादा बचाओ, ज्यादा निवेश करो. अब ज्यादा कमाने पे कोई फोकस नहीं कर रहा, वहां पे वो सैलरी के साथ खुश है कि चलो ठीक है मेरी 30,000 आ रही है, 40,000 आ रही है, 50,000 आ रही है. तो जब वो फनल का मुंह ही बड़ा नहीं होगा तो नीचे ज्यादा माल कैसे आएगा भाई? इसलिए मैं सबको कहता हूं द रेस इज टुवर्ड्स फर्स्ट 1 लाख. पहला 1 लाख आने तक ना पागल हो जाओ, इधर उधर मत सोचो, कुछ मत देखो, क्योंकि वो सस्टेनेबल इनकम. अभी मैं पीछे एक इवेंट था तालकटोरा में, सो आई वाज अ स्पीकर, आई वेंट देयर. मैं जैसे स्टेज से उतरा तो एक लड़का भागते हुआ आया, तो सब ने रोक लिया, गार्ड्स ने, मतलब आने दो कोई चक्कर नहीं यार, मिलना चाहता है. सो ही केम, ही सैट विद मी इन द बैक रूम, वो ग्रीन रूम में बैठा. तो ही सेड सर मैं ना आपकी स्ट्रैटेजीज यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग वाली, मेरे को बहुत फायदा हुआ ये. नाइस, वेरी नाइस. फिर उसने एक बात बोली, मैं खुद उछलने लग गया. बोलते सर आप एक बात बोलते हो. बोला क्या? मतलब मैं आपको 1 साल से सुन रहा हूँ, बोलते हो एक्टिव इनकम बढ़ाओ, एक्टिव इनकम बढ़ाओ, एक्टिव इनकम बढ़ाओ. बोला हाँ बिल्कुल बोलता हूँ. तो क्या बोलता है सर मैंने 8 महीने में स्किल्स अपग्रेड करके 80,000 की सैलरी 1.5 लाख कर ली है. ऑलमोस्ट. और मैं पागल हो गया वहां पे.
मैं उसके साथ वो स्टोरी बनाई, शेयर करी, मतलब ये आदमी है। ट्रेडिंग व्रेडिंग गई भाड़ में, साइड में। भाई इस आदमी ने 80,000 से 1.5 लाख का अपनी वैल्यू बढ़ा दी। आप अपनी वैल्यू को ना कितना भी बड़ा कर सकते हो, कितना भी बड़ा कर सकते हो। आप सोचो, जिस आदमी का घर 15,000 करोड़ का है तो वो तो खुद 15,000 करोड़ से ज्यादा होगा ना। Absolutely. मुकेश अंबानी। अगर आपका घर 2 करोड़ का है तो आपकी वैल्यू तो 2 करोड़ से ज्यादा है ना। True. जब आप चीज 2 करोड़ की बना सकते हो तो खुद की वैल्यू से ज्यादा ही होगी। लोग अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाना चाहते। लोग सोचते हैं यार कोई क्रिप्टो बताओ ना, कोई मीम कॉइन बताओ, कोई पेनी स्टॉक बता दो, सर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड, बेस्ट म्यूचुअल फंड बताओ, बेस्ट, विच इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो दिस इज नॉट द राइट क्वेश्चन। द राइट क्वेश्चन इज हाउ डू आई इंक्रीज माई ओन वैल्यू सो दैट आई हैव सो मच कि देन आई कैन एलोकेट कैपिटल, कि चलो मैं इधर भी डाल देता हूँ, इधर भी डाल देता हूँ, इधर भी डाल देता हूँ, मेरे को दुख नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंस यू हैव मेंशन्ड क्रिप्टो, आपको लगता है क्रिप्टो सेफ इन्वेस्टमेंट है? सी, क्रिप्टो या कोई भी एसेट क्लास होता है ना, सबका एक नेचर होता है। जैसा सबका स्वभाव होता है ना, आपका एक स्वभाव है, मेरा एक स्वभाव है, हर एसेट क्लास का भी एक स्वभाव है। एफडी का स्वभाव है, उसमें 0 रिस्क है और उसमें रिटर्न्स भी कम है। तो वो किसको पसंद आएगा? जिसका नेचर स्वभाव वैसा है कि भाई जिसको रिस्क नहीं लेना है, जो फिक्स रिटर्न से खुश है। फिर इक्विटी आती है। इक्विटी में भी हर प्रकार का आता है। आपके पास लार्ज कैप आता है, मिड कैप आता है, स्मॉल कैप आता है। लार्ज कैप में थोड़ा कम रिस्क है, मिड कैप में ज़्यादा है, स्मॉल कैप में और भी ज़्यादा है। ठीक है, अगेन आपकी खुद की फितरत क्या है, आपका स्वाद कैसा है। अभी खाना बनता है तो कोई ज़्यादा मिर्ची वाला बनता है, कोई कम मिर्ची वाला बनता है, तो आपके स्वाद में। अब क्रिप्टो जो है ना, क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा रिस्क है और सबसे ज़्यादा रिटर्न है, पर आप में दम है कि वही चीज़ जो आपने 100 रुपये में खरीदी वो 11 भी हो सकती है, और वो 11 से उठ के 200 भी हो सकती है। है क्या दम कि 100 से 11 का देख सको? अभी जब क्रिप्टो की आप बात करते हो, बिटकॉइन की बात करते हो, $69,000 से $11,000 गया था, फिर वापस 70,000 आया, 80,000 आया, फिर ट्रम्प साहब आ गए तो 10 हो गया, फिर वापस 75 हो गया, अब वापस 84 हो गया। ये तो चलता रहता है, उसमें है दम इतना करने का। अच्छा बोलो नहीं सर इतना दम नहीं है, इतना नहीं है, ठीक है नो प्रॉब्लम, फिर भी करना है सर, चुल है, खुजली है, नो प्रॉब्लम। आपके पास 100 रुपये है, आप 5 रुपये से कर लो। आपकी 10,000 की SIP है, आप 500 रुपये की SIP उधर डाल दो, 1,000 रुपये की SIP डाल दो। बचे हुए पैसे तो प्रोटेक्ट करो। लोग क्या गलती करते हैं, सारा पैसा उठा के क्रिप्टो में डाल देंगे, फिर हाय हाय करेंगे सर मेरे तो पैसे डूब गए। अरे डाले कि तुमने पूरे पैसे? भाई आप थाली खाते हो तो थाली में सिर्फ मिठाई थोड़ी खाते हो, दाल भी खाते हो, चावल भी खाते हो, सब्जी खाते हो, रोटी खाते हो, दही खाते हो और मिठाई भी खाते हो। सारी तो मिठाई की थाली नहीं होगी ना। तो क्रिप्टो इज लाइक मिठाई, कि भाई एक्सट्रीम मीठा है तो कम खाओ, अपनी थाली में उसको जगह कम दो। और अगर कुछ करना है तो पहले सीखो बहुत अच्छे से। लोग सीखे बिना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, तो कम पैसा करो ना। सो क्रिप्टो जो है, अगर आप सीखते हो, ट्रेडिंग जानते हो, इट्स मोस्ट वॉलेटाइल, इट कैन मेक यू मनी, नो डाउट अबाउट दैट। पर सीखो तो सही। बंदूक से आदमी गोली मार के मिलिट्री में जा सकता है, पर चलानी तो सीखनी पड़ेगी ना। तुम और मैं नहीं चला पाएंगे ना, हम तो सीधा शॉट भी नहीं लगा पाएंगे। एक बार मैं कोई कॉलेज में गया, बोले सर यहाँ पे वो गन फायरिंग होती है, हमारे यहाँ से ओलंपिक वाला निकला कोई, वेरी गुड, हम भी करेंगे। हमने क्या, कहीं लगी नहीं आसपास, अरे तो बहुत मुश्किल काम है भाई। हाँ, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि बस इसमें से देखना और मारना है, सीधा लगेगा। तो तब समझ आया ना वो कितना मुश्किल काम है। तो उसको सीखना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है। So this is crypto. The nature is very risk oriented. It is very volatile. But yes, it can make you money. Definitely make. सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है? FD करना या फिर SIP कर लेना या गोल्ड में इन्वेस्ट कर देना? देखो, FD is purely safe. Gold is reasonably safe. ठीक है, इन्फ्लेशन हेज है, या फिर कभी भी वॉर होगी या इस प्रकार के एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स होंगे तो गोल्ड भागता है। पीछे तो बहुत ही ज़्यादा भाग गया, 20-20% साल का दे रहा है। इक्विटी में अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे लार्ज कैप है वो कंपेरेटिवली सेफर है, स्मॉल कैप बहुत अनसेफ है। तो सेफ्टी का एक रूल हो रहा है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी गोल की अवधि लंबी है, फॉर एग्जाम्पल योर गोल इज टू रिटायर आफ्टर 25 ईयर्स, सो यू हैव अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट मार्केट अप डाउन। तो सबसे ज्यादा वैल्यू आपको स्मॉल कैप ही बना के देगा, क्योंकि छोटी कंपनी तो बड़ी होगी। आज रिलायंस ऑलरेडी लेट्स से 16 लाख करोड़ की कंपनी है, तो 16 लाख करोड़ की कंपनी को 10 गुना होना वर्सेस 1,000 करोड़ की कंपनी को 10 गुना होना, second one is easier. Yeah. So if your duration of the goal is longer, you can take more risk. If the duration of your goal is shorter, you have to take less risk. Simple rule. So duration is directly proportional to the risk you can take. ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं जी, जो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। ऐसे मान लीजिए 10-12 साल के लिए, 15 साल के लिए मुझे कहीं इन्वेस्ट करके बस भूल जाना है कि मेरे पास ये पैसा था, बट मैं चाह रही हूँ कि आगे मेरे पैसा काम आए। वो कितना बढ़ा सकती हूँ मैं? ठीक, देखिए अगर आप 15 साल की अवधि रखते हैं तो
ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, इंडिया की टॉप 500 कंपनी है, उनमें इन्वेस्ट कर दीजिए। उसमें से 100 लार्ज कैप है, अगली 150 मिड कैप है, अगली 250 स्मॉल कैप है। अब क्योंकि आपकी अवधि लंबी है तो आप ज़्यादा प्रपोर्शन स्मॉल कैप में डाल दीजिए, 50% स्मॉल कैप में डाल दीजिए, 20 से 30% मिड कैप में डाल दीजिए और बचा हुआ पैसा लार्ज कैप में डाल दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस कॉम्पोजिशन से आप सालाना 12 से 13% का रिटर्न बना सकते हैं एज पर हिस्टोरिकल रिटर्न्स। तो यानी हर 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो 12 से 15 साल में आपका पैसा 2 से 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स के आसपास, 3 to 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आपने कितना पैसा डाला था? 1 लाख। तो वो 4 लाख के आसपास हो जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि मैं 1 लाख का 4 लाख 1 महीने में कर लूँ, 2 महीने में कर लूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। फिर आप कर लोगे, कुछ कोशिश करोगे तो 1 लाख भी जीरो हो जाएगा। ऐसे मैंने लाखों केसेस देख लिए। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रील्स जिसमें वो कहते हैं कि हम 100 दिन में 1 लाख का 10 लाख बनाएंगे और अगले ही दिन फिर उनका 1.5 लाख का लॉस हो जाता है, कहते हैं रील खत्म। देखो हमारे यहाँ ना एक कहावत है कि जब टेलीग्राम ग्रुप्स बनते हैं ना तो 2 ग्रुप बनते हैं। हाँ। तो एक कॉल जो होती है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि निफ्टी का कॉल खरीद लो, तो एक ग्रुप में जाता है कि तुम निफ्टी का कॉल खरीद लो और एक ग्रुप में जाता है तुम निफ्टी का पुट खरीद लो। ठीक है, 2 अलग चीज़ें। अब मार्केट नीचे गिरेगी तो पुट जो है वो ज़्यादा पैसे बना लेगा, कॉल का पैसा चला जाएगा। ठीक है, अब एक ग्रुप ने पैसा बना लिया तो जो एक ग्रुप ने पैसा नहीं बनाया उसको एक मोटिवेशनल कोड भेज दो, ठीक है, कि लाइफ तो ऐसी है, होगा, दृढ़ निश्चय से लगे रहो, ये वो। और जिधर पैसा बन गया है उनको अपनी सब्सक्रिप्शन भेज दो कि भाई 5,000 रुपये दो, ऐसे हम आपको महीने की 5 सब्सक्रिप्शन और देंगे। तो आप प्लीज़ मोहताजी मत करिए। अगर वो अमीर बन सकते थे तो वो आपके पास नहीं आते। एक बार मेरे को एक मैसेज आया मेरे एक स्टूडेंट का, बोला सर ये मेरे को मैसेज आया टेलीग्राम से, वो कह रहा है ज़रा 50,000 रुपये दो, मैं हर दिन आपको 5,000 रुपये बना के दूंगा। मैंने तू इधर आ, बैठ मेरे साथ पहले 2 मिनट। मतलब 5,000 डिवाइडेड बाई 50,000 कितना होता है? बोलता सर 10%। मैंने वो तेरे को दिन का 10% देगा? बोलता हाँ। मैंने एक काम करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। 1 रुपया हम इन्वेस्ट करते हैं जो हमें 10% पर डे रिटर्न देगा और वो कंपाउंड होगा। ठीक है, साल भर का वेट करते हैं। साल भर में 250 ट्रेडिंग डेज होते हैं, 250 दिन मार्केट्स ओपन होती हैं, बाकी दिन तो छुट्टी है, मार्केट्स चालू ही नहीं है। तो तू मुझे बता दे ये 1 रुपया 250 दिन के बाद, मतलब 1 साल के बाद कितना हो जाएगा? न्यारे का आपको क्या लगता है कितना हो जाएगा? 1 रुपया बोल रहा हूँ, 1 लाख नहीं बोल रहा, 1 करोड़ नहीं बोल रहा, 1 रुपी कंपाउंड हो रहा है। आपने 1 रुपया डाला, अगले दिन 1 रुपया 10 पैसा हो गया, फिर 1 रुपया 10 पैसा फिर से डाला, वो 10% बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से मे भी 50 रुपए हो जाएगा। 50 रुपए हो जाएगा। हाँ। एनी अदर गेसेस यू वांट टू टेक? नो। ठीक, द आंसर इज 2,230 crore rupees। व्हाट? यस, हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। आप मैथमेटिक्स कर लो, 1.1 raised to 10 265 डाल के देखो और देखो क्या आंसर आता है। 1 रुपया 2,230 करोड़ रुपए बन जाएगा। अगर वो कर पाता तो आपके पास क्यों आ रहा है भाई? खुद ही के डाल लेता। 1 रुपया नहीं है उसके पास तो डालता ना है। अगर उसमें कैपेबिलिटी है 10% कंपाउंड करने की, तो ये रिलायंस, अडानी, बजाज, एशियन पेंट्स, देश की सारी कंपनी पागल है जो मुश्किल से साल का 15-16% का आरओई निकालती है। हाँ। और बोलती है नहीं हमने तो बहुत अच्छा आरओई निकाला है। तो आप समझिए, हम इसको कहते हैं जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है। तो इसका मतलब ये है, इफ देयर इज समथिंग टू गुड टू बी ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट ट्रू। तो आपको अपना दिमाग लगाओ ना। हाँ। अब वो घर के बाहर लिखा है कि भाई बिवेयर ऑफ डॉग, हाँ। अंदर कुत्ता है, काट सकता है, और तुम घर में चौड़ में घुस के उसने काट दिया। गलती किसकी है? तुम्हारी है। तुम्हें बोला तो था बाहर बिवेयर ऑफ डॉग। कुत्ते की गलती थोड़ी है, उसको क्यों डांटोगे? सो कुत्ते का काम काटना था, उसका काम तुम्हें गधा बनाना था, उसने बना लिया, ही इज सक्सेसफुल, यू आर एन इडियट। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ द प्रोमिसेस। और इसलिए सबसे बड़े साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। मैंने एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल के साथ ये सीरीज भी की थी जहां मैंने बताया था मेरे नाम पे आज के दिन 50 से ज़्यादा इंस्टाग्राम के चैनल्स हैं, मेरे नाम पे 20 से ज़्यादा टेलीग्राम के चैनल्स हैं। कुछ टेलीग्राम के चैनल्स में मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं कि मेरे टेलीग्राम में कम है क्योंकि हम तो ज़्यादा उस पर काम नहीं करते, हम तो ऐसे बना के रखा हुआ है। हाँ। पर जो लोग करते हैं उनके मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और मैं फिर भी रोक नहीं पा रहा वो हूं। एक्टिवली काम कर रहे हैं। वो एक्टिवली काम कर रहे हैं, गधा बना रहे लोगों को। कभी कभी मेरे को कमेंट सेक्शन में गाली पड़ती है, मेरे लुटेरा, चोर, फिर मैं उनको समझाता हूँ भाई मैं नहीं था, जाओ साइबर क्राइम में डालो। हाँ। सो दिस इज अ मिस्टेक, बट दिस इज अ मिस्टेक विच इज हैपनिंग बिकॉज आप लोग ग्रीडी हो, बिकॉज आपको लगता है कि पैसा 40% के रेट से एक 10% के रेट डेली से कंपाउंड कर सकता है। वो नहीं कर सकता। आप कभी भी रिटर्न्स को 12 से 14% से ज्यादा नहीं अज्यूम कर सकते साल का। हाँ, यह जरूर अज्यूम कर सकते हो कि मुझे 15 साल, 20 साल, 30 साल तक रिटर्न्स बनते रहेंगे। दैट असम्पशन यू कैन हैव, बट दिस असम्पशन कि मैं साल में डबल कर लूंगा,
That's not अच्छा, क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटली चल रहा है और हम लोग काफ़ी सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट भी फ़ोन के थ्रू कर देते हैं या सिस्टम्स के थ्रू करते हैं, अपने लैपटॉप के थ्रू। तो इन सारे टाइम्स में क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, तो कितना सेफ़ है फ़ोन से इन्वेस्टमेंट करना? अगर आप फ़ोन से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें और क्या प्रिकॉशंस लेकर चलें? फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्क विद वेरी हाई क्वालिटी ब्रोकर्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो जो भी टॉप ब्रोकर्स हैं उन्हीं के साथ काम करिए, ठीक है। बहुत सारे नाम हैं, अच्छे अच्छे नाम है, मोतीलाल ओसवाल, जीरोदा, एंजल वन, ग्रो, मैं कुछ नाम भूल रहा हूँ बट और अच्छे अच्छे नाम है, सेबी रजिस्टर्ड है, प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। आजकल क्लोन ऐप्स बहुत बनती हैं, तो ऑथेंटिक ऐप्स को एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़, अपने OTPs और ये सब कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। लोग आपको बोलेंगे मैं आपका अकाउंट हैंडल कर दूंगा, मुझे अकाउंट का डिटेल भेज दीजिए, मुझे अकाउंट का ये भेज दीजिए, ईमेल भेज दीजिए, कुछ नहीं भेजना किसी को। इससे अच्छा है पैसे को पड़े रहने दो FD में, कोई चक्कर नहीं है, सेफ तो है, जीरो तो नहीं हो रहा। मैं एक कपल को जानता हूँ जो मतलब रिटायर हुए, सब कुछ हुआ, 1.5 करोड़ का कॉर्पस था और एक दिन साइबर फ्रॉड हुआ और 1.5 करोड़ साफ। अब यार क्या बेचारे पूरी जिंदगी काम करके जो पैसा बनाया था, सच बात है, अचानक से खत्म हो गया, नो। सो ये सब आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आप लालच करेंगे तो आराम से करिए पूरा। भाई आप टमाटर खरीदने जाते हो ना, तो भी उसको दबा के चेक करके देखते हो कि भाई बढ़िया है कि नहीं है। तो अब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो करोड़ों की, थोड़ा तो दिमाग लगा लो यार, थोड़ा देख लो, स्टडी कर लो और फिर डालो। और कुछ नहीं समझ आता, FD में पैसा रहने दो, अच्छे बैंक्स में, टॉप 10 बैंक्स में रहने दो। नहीं समझ आ रहा, वहां डाल दो पैसा। जब समझ आने लगे तो थोड़ा थोड़ा डालना चालू करो, और उसके बाद भी अपने इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंसेज रेडी रखो। कभी कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो एटलीस्ट आप वहाँ से पैसा बचा लो अपने आप के लिए। ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि गोल्ड के प्राइसेस एकदम से स्काई रॉकेट हुए। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अभी हाई प्राइसेस के टाइम पर, इज इट अ गुड आइडिया और अ बैड आइडिया? देखिए, गोल्ड का प्राइस जब 25,000 था ना, तब भी लोग ज्यादा बोलते थे। तब को लगता रहा 25,000 का गोल्ड हो गया, कैसे हो गया। फिर उस 50,000 हो गया तब भी ज्यादा बोलते थे, 60,000 हो गया तब भी ज्यादा बोल रहे थे, 70,000 हो गया तब भी ज्यादा बोल रहे थे। लोग तो ज्यादा ही ज्यादा बोले जा रहे हैं, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है चुपचाप हर महीने पैसा डालना। आज अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो भी आप गोल्ड में आप थोड़ा पैसा डालो। आप अगर 10,000 रुपये महीना का SIP करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो 1,000 रुपये 1,500 रुपये गोल्ड में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये कैसा गोल्ड है? गोल्ड बार्स हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, ETF? कभी भी गोल्ड पे पैसा डालना है तो ETF के माध्यम से डाले, या तो SGB से डाले, पर SGB अब बंद हो गए हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जिसे कहते हैं। ETF सबसे अच्छा तरीका है, टैक्स एफिशिएंट है, कॉस्ट सबसे कम है, लिक्विड है, आप बटन दबा के पैसा डाल सकते हो, बटन दबा के पैसा निकाल सकते हो। तो बैक्ड बाय गोल्ड है, वो भी गोल्ड खरीदते हैं आगे जाके, GST लगता नहीं है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लोएस्ट है। ETF से अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे आप, और ETF 50 कंपनियों के ETF चल रहे हैं, टाटा से लेके मिराई एसेट से लेके सबके ETF चल रहे हैं। आप जाके चेक कर लीजिए, जो जमे उस पर डाल दीजिए। ठीक है। और दूसरा सवाल है, बहुत सारे लोगों को हमने बोलते हुए सुना है कि 1 लाख रुपए का गोल्ड लेने से बेहतर है 1 लाख रुपए की चांदी खरीद लो, गोल्ड वर्सेस सिल्वर। देखिए, मैं सिल्वर को बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, तो मेरा उस पर कोई कॉमेंट्री नहीं होगा, ना ही मैं सिल्वर बहुत खरीदता हूँ। यस, हम लोग कभी कभी सिल्वर से पॉन डिप कर देते हैं, बट मेरा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है सिल्वर को लेकर, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्री करनी पड़ता। अच्छा, ठीक है। दूसरी एक बहुत महामारी है स्पेशली आजकल की जनरेशन में, और वो है क्रेडिट कार्ड्स की। कि हर एक पर्टिकुलर पेमेंट के लिए कि इस वाली वेबसाइट पे, इस वाले बैंक के क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट मिलता है, तो एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है। सैलरी 50,000 रुपये है और क्रेडिट कार्ड 5 है हमारे पास। सो कीपिंग क्रेडिट कार्ड्स इज़ अ गुड ऑप्शन और अ बैड ऑप्शन। एंड अगर आप क्रेडिट कार्ड्स रख रहे हो तो कितने क्रेडिट कार्ड होने चाहिए, और वो आपके सैलरी का कितना % आपका लिमिट होना चाहिए क्रेडिट कार्ड का? देखिए, क्रेडिट कार्ड इज अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, पर आपको यूज़ करना आना चाहिए। इट्स द सेम वे सेइंग कि यार घोड़ा चलाना अच्छा है क्या? बिल्कुल अच्छा, मज़ा आता है, चलाना आना भी चाहिए, नहीं तो वो लात मारेगा। सो क्रेडिट कार्ड्स यू शुड हैव। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास 2 हैं, 3 है, 4 है, दैट डजंट मैटर अ लॉट, ठीक है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ता है कि आप उसमें से क्रेडिट कंजम्पशन कितना करते हो। अगर आप बार बार जाके पूरा मैक्स आउट हो रहे हो तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हुए 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। जब आप मार्केट में घुसते हैं, जब आपके पास क्रेडिट स्कोर नहीं होता है, द बैंक्स डोंट नो यू, द ओनली वे टू क्रिएट अ क्रेडिट स्कोर इज क्रेडिट कार्ड। तो बैंक बोलेगा एक काम करो निहारिका, 10,000 की FD रख दो, हम आपको एक क्रेडिट कार्ड देते हैं जिसका लिमिट 9,000 है। तो आप जब अपना व्यवहार दिखाते हो कि भाई नहीं, मैं तो टाइम पे पैसा देती हूँ, मैं अच्छा क्रेडिट बोरोवर हूँ, तब वो अचानक से बैंक बोलता है ठीक है एक काम करो, आप अपना FD ले लो, हम आपको 20,000 की लिमिट देते हैं। दैट्स व्हेन यू स्टार्ट डेवलपिंग योर क्रेडिट स्कोर। तो क्रेडिट स्कोर इंपॉर्टेंट है,
पहली चीज क्रेडिट कार्ड में ये याद रखिए कि हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द क्रेडिट कार्ड। ऐसा नहीं है कि आपने क्रेडिट कार्ड चालू किया उसको 3 महीने बाद बंद करा दिया, फिर नया चालू किया फिर 3 महीने बाद। हैव अ क्रेडिट कार्ड फॉर एटलीस्ट 4 to 5 years। ठीक है। सेकंड है नीड ओरिएंटेड क्रेडिट कार्ड्स खरीदिए। आपको अपने स्पेंड्स में देखिए जाके पिछले 6 महीने में आपका ज्यादा पैसा कहां जाता है। ट्रैवल में जाता है, स्विगी जोमेटो में जाता है, उबर में जाता है, किस में जाता है। बोलो यार मेरा 50,000 का महीने का खर्चा है, उसमें से 20,000 तो ट्रैवल भी जा रहा है क्योंकि मैं घूमता बहुत हूं। ठीक है जी। तो नाउ टेक अ क्रेडिट कार्ड विच ऑप्टिमाइजेस ट्रैवल, क्योंकि आपका 20,000 ट्रैवल पे है। आप ये सोचो कि नहीं यार मैं काम करता हूं, इंटी मिंटी पापा मिंटी 10 times यू, अगला बगला बू, आउट गोज यू, ये वाला क्रेडिट कार्ड ले वो नहीं चलेगा। गोल ओरिएंटेड, आपका स्पेंड ज्यादा कहां पे हो रहा है वो चेक करिए। उसके लिए बेस्ट ऑफर कौन दे रहा है वो चेक करिए, तो वो ले लीजिए आप। ठीक है। नो हार्म इन हैविंग 2-3 क्रेडिट कार्ड्स, ग्रेट, आपको अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने में। कभी भी क्रेडिट लिमिट 30% से ऊपर या 40% से ऊपर मैक्सिमम मत लीजिए। अगर आपका 1 लाख का क्रेडिट कार्ड का लिमिट है, 30-40 हजार से ऊपर मत खर्च करिए, आपका सिविल स्कोर खराब कर देता है। ठीक है। पर 30-40% जरूर करिए क्योंकि उसको समझ आ जाता है ये एक्टिवली इन्वॉल्व है मेरे साथ। ठीक है। सो ये एक लंबा रिलेशन निभाना पड़ता है आपको एक क्रेडिट कार्ड के साथ, एक ऑनेस्ट रिलेशन निभाना पड़ता है। कभी भी मिनिमम ड्यू मत दीजिए, कभी भी कैश विड्रॉल मत कीजिए, ये सब फालतूपने मत कीजिए। अभी मैं एक लड़की से मिला, शी इज पेइंग ओनली मिनिमम ड्यू टू द क्रेडिट कार्ड। तो उसको मैंने बोला भाई 42% का ब्याज दे रही हो। बोले नहीं सर 3.5% का दे रही हो। मैंने 3.5% महीने का दे रही हो, इंटू 12 कौन करेगा? तो इंटू 12 किया तो 42% हो, तो बेचारी हक्का बक्का रहेगी। अच्छा आंसर सुनो, 3.5% दे रही हूँ सर, बैंक तो 7% देता है ना एफडी में। मतलब वो 7% साल का देता है, तुम 3.5% महीने का दे रही हो। सो मैं उसकी ब्लेम नहीं करता, मे बी उसकी नॉलेज नहीं है, पर बैंक ने भी क्या मस्त उसको बनाया। नहीं मैडम 3.5% का ही ब्याज है, पर आनम बोलना भूल गए। जैसे युधिष्ठिर जी महाराज ने बोला था ना अश्वत्थामा मर गया, तो वैसा सिचुएशन है। वो झूठ भी नहीं बोला और सच भी छुपा गया। तो थोड़ी बहुत स्टडी करो। कंपाउंडिंग कैन वर्क इन योर फेवर और कंपाउंडिंग कैन वर्क अगेंस्ट यू। क्रेडिट कार्ड में अगर आपने डिले किया तो कंपाउंडिंग इज वर्किंग अगेंस्ट यू। बट अगर आपने क्रेडिट कार्ड्स को सही यूज किया, तो मैं ऐसे काफी लोगों को जानता हूं तो अपने पूरे ट्रिप्स फ्री करा देते हैं क्रेडिट कार्ड से। सो क्रेडिट कार्ड्स आर वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट टू यूज, यू शुड यूज दैट। ओके। एक और चीज़ है कि हम लोग आजकल बहुत सुनते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम या अर्ली रिटायरमेंट की, यार मुझे 40-45 साल की उम्र के बाद काम नहीं करना है। सो हाउ मच मनी यू हैव टू मेक फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, कि अब इसके बाद मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या ऐसे कितने इन्वेस्टमेंट्स आपको करने चाहिए कि आपको लगे यार अब इस एज के बाद मैं काम नहीं करूँगा, घर भी बैठूंगा तो पैसा आएगा। निहारिका, मैंने ना महीने के 7 लाख रुपए कमाने वालों को भी गरीब देखा है और महीने के 50,000 कमाने वालों को भी अमीर देखा है। फाइनेंशियल फ्रीडम इज अ फंक्शन ऑफ हाउ मच यू स्पेंड, नॉट हाउ मच यू अर्न। बहुत कम सैलरी वालों को भी मैंने डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हुए, अपने खर्चों को रेगुलेट करके, अपनी नीड्स को कंट्रोल करके देखा है, तो बहुत जल्दी उन्होंने अचीव कर लिया। कोई सुपरस्टार्स नहीं है वो, पर इतना कॉर्पस बना लिया कि अब उनको जरूरत नहीं। तो आपको सबसे पहले ये फाइनेंशियल, देखिए वो हम कहते हैं ना हर आज़ादी खून मांगती है, तो ये फाइनेंशियल आज़ादी भी थोड़ा खून मांगती है आपसे। और वो खून क्या है कि आज आप अपने खर्चों पे लगाम लगाइए, आज आप अपने वांट्स पे लगाम लगाइए। आज आप ऐसे मत हो जाइए कि बिल्कुल कुछ भी खरीद लूंगा मैं। तो जब मैं मर्सिडीज खरीद सकता था तो मैंने होंडा सिटी खरीदी थी, तो आज मुझे मर्सिडीज नहीं खरीदनी, मतलब खरीदने के लिए पैसे जो है कमाने नहीं पड़ेंगे कभी। बट इट टेक्स 15 years, 10 to 15 years टू डू दिस। तो आप शुरू में अपने खर्चों को कंट्रोल कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है निवेश कीजिए, ज्यादा समय के लिए निवेश कीजिए। और वो नंबर क्या है वो प्योरली डिपेंड करेगा कि आप अपने खर्चों को कैसे रेगुलेट करते हो। आप कहते हो जी मैं तो महीने का 50,000 ही खर्च करूंगा, तो वो नंबर आपका लेट्स से 1 करोड़ 1.5 करोड़ पे भी आ जाएगा कि आपने 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, तो आप फाइनेंशियली फ्री है। पर कोई आगे बोलते हैं संजय सर मैं तो महीने का 2 लाख रुपए लगाऊंगा, खर्च करूंगा, तो वो उसको चाहिए फिर 6 करोड़ रुपए, तो उसका फाइनेंशियल फ्रीडम डिले हो जाएगा, या उसकी कमाई बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सो फाइनेंशियल फ्रीडम इज अ फंक्शन ऑफ हाउ मच यू आर स्पेंडिंग, नॉट हाउ मच यू आर अर्निंग। वो सेकेंडरी। अगर आप खर्चा कम करोगे तो फाइनेंशियली फ्री जल्दी हो जाओगे। और ज्यादा कमाना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा सेव करना ज्यादा जरूरी है? दोनों जरूरी है, दोनों बहुत जरूरी है। देखिए कमाना ज्यादा जरूरी है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर आपकी कमाई कीप अप नहीं कर पाई तो बाय द वर्च्यू ऑफ इन्फ्लेशन आप मारे जाओगे। ठीक है। अभी बड़ा अच्छा देख रहा था मैं कि जो किसी ने भेजा फोटो की पहले 10 रुपए में 4 अंडे आते थे, अब 10 रुपए में 1 अंडा आता है, ऐसा कुछ उसने भेजा कि देखो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। पहले पार्ले जी 5 रुपए में 100 ग्राम देता था, पार्ले जी 5 रुपए में 40 ग्राम देता है। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। सो
आपका इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, आप समझिए आपके पीछे शेर पड़ा है, तो अब आप क्या पूछ रहे हो कि मैं तेज भागूंगी नहीं, भागना ही पड़ेगा, मैंने तो खा जाएगा। तो अर्निंग हैज टू इंप्रूव एवरी ईयर एंड यू शुड हैव अ गोल कि इस साल मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, अगले साल तक मुझे 1.25 करना है, उसके अगले साल 1.5 करना है, फिर उसके हिसाब से आपको अपना प्रेप करना होगा। ओके हम लोग बहुत सारी टाइम्स देखते हैं कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि लोगों की शादी होती है और उसके बाद आपका पूरा पैसा, आपकी पूरी सेविंग्स सब गायब, क्योंकि आप शादी में इतना Lifestyle खर्च wedding। करते हो कि हमारे वहाँ तो कहा जाता है ना कि शादी इज़ लाइक वन लाइफ टाइम इवेंट, कि अगर आप कमा 1 लाख रुपए रहे हो, आपकी शादी होती है 30-40 लाख की, दिखावा। उसमें घर वाले लोन्स ले लेते हैं, जो फिर वो हो सकता है माँ बाप रिटायर हो गए, उसके बाद भी वो पे करते रहते हैं। सो डू वी नीड टू हैव समथिंग लाइक अ वेडिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहाँ पर हम लोग एक्चुअली दिमाग लगाकर सोच पाएँ कि हमें कितना पैसा शादी पर खर्च करना चाहिए? वो मुकेश अंबानी जी के बच्चों ने शादी करी तो सब बोले बहुत खर्चा कर दिया, काय खर्चा कर दिया? उनकी नेटवर्थ का 0.01% नहीं है, और हमारे यहाँ आम आदमी 25-25 साल के लोन ले लेता है कि भाई बच्चों की शादी करनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जब तक दिखावे के नाम का खर्चा करोगे, परेशानी आपको होने वाली है। आपने चलो बहुत ग्रैंड शादी नहीं करी, नॉर्मल शादी करी, गेस्ट आए, खाया पिया, एक ही दिन गाली देंगे ना, दूसरे दिन तो नहीं देंगे। आपने बहुत ग्रैंड शादी कर ली, गेस्ट आए, बड़े खुश होके गए, अब उसका भुगतान आपको अगले 20 साल करना है। व्हाट इज अ बेटर चॉइस? ऑब्वियसली द बेटर चॉइस इज ऑन द सेकंड ऑप्शन। मैं नहीं कह रहा बेकार शादी करो, मैं कह रहा हूं बी इन योर मीन्स। जो करना है अपने मैथ लगा लो कि भाई मैं ये अफोर्ड कर सकता हूं, ये नहीं अफोर्ड कर सकता, ये अफोर्ड कर सकता हूं, ये अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना खर्चा करूंगा, इतना नहीं करूंगा। या फिर आज आप प्लान करो कि भाई मैं 5 साल बाद 6 साल बाद वेडिंग है, इस लेवल की करनी है, तो अब मैं प्लानिंग कर लेता हूं। अब अचानक से एक दिन उठो, बोलो यार अगले साल शादी करनी है और अगले साल ही मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए, ऐसे कैसे होगा यार? अच्छे खासे लोग नहीं ला पाते। लिसनिंग टू यू मुझे ये लगता है सबसे ज्यादा जो हम लोग लैक कर रहे हैं वो प्लानिंग में है। प्लानिंग है, प्लानिंग है ही नहीं किसी चीज किसी में। की नहीं है। मतलब ये भी प्लानिंग बस ये होता है कि एक दिन एकदम से मम्मी पापा खड़े होते हैं, कहते हैं अरे अरे 25 साल के हो गए, 27 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, शादी करो। बिल्कुल। और उसके बाद शादी करनी है। हाँ, अब 1 साल में करनी है और 1 साल में जमा करना है पैसा, और फिर उस दिन पूछा जाता है कितने पैसे जमा किए थे। हाँ, तो आप अगर बोलो नहीं यार हमें पता है कि मे बी यू स्पीक अबाउट इट इन फैमिलीज एंड यू से टू योर डॉटर और योर सन कि ठीक है अब शादी, यू नो मे बी 5 years 6 years, व्हाट आर योर थॉट्स? ठीक है, अच्छा आपने 5-6 साल के लिए प्लान किया फिर भी शादी नहीं करी, तो पैसे हैं, पड़े ही तो हैं, घर पे ही अपने ही तो हैं, कहाँ जा रहे हैं? इन्वेस्ट कर दोगे तो बढ़ जाएंगे, बढ़ ही जाएंगे ना। सो आप पहले प्लान कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ लाइफ गोल्स के अराउंड ही प्लानिंग होती है, और जिसमें शादी एक इंपॉर्टेंट लाइफ गोल है। कुछ लोग शादी के लिए भी करते हैं, फिर कुछ लोग उसके बाद उसके लिए भी करते हैं, हनीमून के लिए अलग करते हैं, बिकॉज हनीमून आर एक्सपेंसिव। आपको इंटरनेशनल जाना है, 2-2 5-5 लाख रुपए वहां खर्च हो रहा है, तो आप करना चाहते हो, यस यू वांट टू एंजॉय बट प्लान, इट्स ओके टू एंजॉय बट प्लान। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज शादी के बाद कपल्स अपना फाइनेंस कैसे मैनेज करें? क्योंकि कई बार होता है कि पति कह देता है मुझे सब कुछ आता है, लो सारा पैसा मुझे दो। दूसरा होता है कि हम लोग जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं ना, तुम्हारा पैसा उसमें आएगा, मेरा पैसा उसमें आएगा, और उसी से खर्चा चलेगा। और ओदा तू तेरा देख मैं मेरा देखता हूँ। तीनों का मिक्स कर लो। हाँ। देखो ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वन साइज फिट्स ऑल शायद नहीं चलेगा कि हम बोले कि यही चलेगा। आई थिंक प्रोपोर्शनेट टू द सैलरीज, इनकम्स ऑफ बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ, एक जॉइंट अकाउंट होना चाहिए जो खर्चे के लिए हो। सो उदाहरण के तौर पे दोनों लाख रुपए कमाते हैं, घर का खर्चा 50,000 है, तो 25,000 दोनों डालते हैं उसमें, ठीक है? तो ये आपका घर का खर्चा निकल गया, तो यू बोथ हैव कंट्रीब्यूटेड टू द फैमिली। कुछ कपल्स होते हैं, मैं जानता हूँ, जो कहते हैं कि यार ये 4 खर्चे मैं मैनेज करूंगा, ये 3 खर्चे तू मैनेज कर लेना, ठीक है? मैं किसी को वीक या किसी को स्ट्रांग नहीं बोलना चाहता यहाँ पे, बिकॉज वो अलग झगड़ा चालू हो जाता है लाइफ कि नहीं ये ज्यादा कमा रहा है, कम कर रहा है। ऐसा नहीं है, कोई भी कितना भी कमाए। तीसरा देखो, कपल्स में कभी कभी कोई एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल द वाइफ सेज आई वांट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, यार मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे को करना है स्टार्टअप। तो हस्बैंड कैन नॉट लीव अ जॉब टिल देन एट दैट पॉइंट। उसको ठीक है यार मैं खर्चे निकालूंगा, तू मेहनत कर, कोई चक्कर नहीं है। या फिर हस्बैंड बोल सकता है वाइफ को कि देख यार अब मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ, तेरी सैलरी पे निर्भर रहेंगे थोड़ा टाइम, नो प्रॉब्लम। शादी की है यार, मतलब ट्रांजैक्शन थोड़ी किया था, सौदा नहीं किया, शादी की है ना। तो आपको ये सारी चीज़ों को मेजर करना पड़ेगा। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट बोथ ऑफ यू शुड हैव योर ओन कॉर्पसेस,
स्मॉलर कॉर्पस है, कुछ अमाउंट आपके पास भी होना चाहिए जो आप अपने वेलफेयर के लिए खर्च कर सको। आपको लगता है भी मेरे को मजे भी करने हैं कुछ, अपने वो पति क्वेश्चन ना करे मेरे को या पत्नी क्वेश्चन ना करे मेरे को कि तुमने ये खर्चा क्यों कर दिया, तुमने महंगा बैग क्यों ले लिया, तुमने ये बाइक क्यों खरीद ली, ये सब ना हो तो अपने अपने एक छोटा छोटा पोर्शन अपना अपना भी रख लो, ठीक है। और फिर कुछ कॉमन गोल्स होते हैं, घर है, आपने दोनों ने एक जॉइंट घर खरीद लिया, बेनिफिट मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है, लोन रिबेट्स मिलते हैं, तो उसमें दोनों ने कॉमन कंट्रीब्यूशन कर दिया प्रोपोर्शनेट टू व्हाट यू आर अर्निंग। फिर कभी जैसे अब फैमिली प्लानिंग चल रही है तो वाइफ हैज टू टेक अ ब्रेक, सो शी कैन से कि वैसे तो काफी केसेस में मैटरनिटी ये सब है ही, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट देन शी कैन से कि मेरे को एक्सटेंडेड ब्रेक चाहिए, आई वांट टू फोकस मोर ऑन द किड, ऑब्वियसली हस्बैंड हैज टू टेक केयर ऑफ इट। सो आप ना बहुत ये इसको कॉम्प्लिकेट लोग ना करें, मेरे को ज्यादा लगता है। बेसिक छोटी छोटी चीजें कर ले, जो मैंने आपको बताया कि एक कॉमन अकाउंट क्रिएट कर लो फॉर एक्सपेंसेस। सारी इनकम उस कॉमन में मत डालो। देखिए आप ही की इनकम है, दोनों ने मेहनत से कमाई है, तो दोनों अपनी अपनी इनकम रखें, एक कॉमन पूल में डालें फॉर एक्सपेंसेस टू व्हाट एवर रेशियो यू हैव डिसाइडेड। सेकंड, अपने खुद के जो लाइफ हैप्पीनेस गोल्स हैं, किसी को कुछ पसंद है किसी को, उसको करने दीजिए, क्योंकि पैसे वो कमा रहा है भाई, उसी के लिए कमा रहा था। तीसरा, आपके कॉमन लाइफ गोल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको घर खरीदना है, वेकेशन पे जाना है, तो यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट एज पर योर दिस। फोर्थ हो गया, सिचुएशन आ गई कि भाई किसी को अपना परस्यू करना है करियर में भी और किसी को एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करना है, द अदर वन हैज टू सपोर्ट इफ द फैमिली इज अलाउइंग। देन फैमिली वे जाना है तो ऑब्वियसली हस्बैंड हैज टू वर्क हार्डर टू एंश्योर दैट यू नो वो जो मिसिंग इनकम है वो कवर हो जाए। देन वाइफ डजंट हैव टू थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स, शी हैज टू टेक केयर ऑफ द किड, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि वो अब फैमिली में जा रहे हैं। तो ये आपका पूरा इकोसिस्टम इस तरीके से डिजाइन कर लीजिए ताकि आपके बीच में कंफ्यूजन्स कम हो, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो, और अंत में बस यही याद रखिए, सौदा नहीं था, शादी थी, ठीक है। Which brings me to the next question कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग, हमारे वहाँ जैसे शादी हो गई, बच्चा हो गया, बच्चे की कोई प्लानिंग नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, और एक टाइम पे आपके खर्चे ऐसे एम्पलीफाई होना शुरू होते हैं बिकॉज आपका डॉक्टर कॉस्ट हो जाता है, चेकअप्स होते हैं, देन इफ इट इज़ नेचुरली हैपनिंग कि आपका वरना फिर आप हॉस्पिटलाइज होते हो, उसके बाद ऑपरेशंस होते हैं, मेडिकेशंस होते हैं। सो नोबडी हैज़ दिस थिंग प्लान्ड, और ना हमें सिखाया गया कि हमें नहीं बताया गया कि भाई बच्चा होगा उसके लिए इतना पैसा जमा करके रख लो। सो इन टुडेज टाइम व्हाट डू यू फील कि कितना मिनिमम आपके पास उस चीज़ के लिए पैसा होना चाहिए कि एक कपल अगर बच्चा प्लान कर रहा है तो उसका फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होनी चाहिए? प्री बर्थ के लिए तो आप इंश्योरेंस ले लो, सबसे हाई क्वालिटी। Let's say the day you get married, you should have a good joint life health insurance, which covers maternity benefit, because maternity benefits अधिकांश में कवर नहीं होती, और होती हैं तो उस पर वो एक टाइम लिमिट लगाते हैं कि 9 महीने 18 महीने तक हम नहीं कवर करेंगे, ठीक है। तो द डे यू गेट मैरिड यू शुड हैव इट इन प्लेस, ठीक है। तो वहां तो आप मेजरली आपने प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस 70-80% कवर हो जाते हैं उसमें। कई केसेस में आपके पास आपके एम्प्लॉयर की भी होती है अगर आप काम कर रहे हैं तो, बट आई डोंट वांट टू डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयर, वन गेट अ वेरी गुड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योरसेल्फ डे यू गेट मैरिड, तो यहाँ कवर हो गया। सेकंड, ऑब्वियसली आप जब सोच रहे हैं फैमिली प्लानिंग का, तो आप बेसिक एक्सपेंसेस देखिए, कौन से स्कूल में डालना चाहते हैं, आपका लेवल क्या है स्कूल का। स्कूल्स आर रेंजिंग राइट फ्रॉम 5,000 रुपीज अ मंथ टू लाख रुपीज अ मंथ, ये पूरा आपके पास गैमेट है स्कूल्स का, कहीं भी आप डाल सकते हैं उसको। तो आप चेक कर लीजिए कि आपके लिए क्या सूटेबल है, कि लेट्स से आप कहते हैं भाई मैं 10,000 रुपये महीने फीस दे सकता हूँ, एज अ कपल वी कैन बेयर इट, एंड ऑब्वियसली 10-15-20,000 रुपीज मोर फॉर, तो 30,000 तक दे सकते हैं, तो ये आपका बजट हो गया उसके लिए। और फिर ऑब्वियसली आपने जो है बच्चों की कॉस्ट आजकल ज़्यादा हो ही गई है, इट इज़ नॉट ईजी टू रेज अ किड, तो यू हैव टू फैक्टर फॉर इट इन योर इनकम। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो देन यू कैन डीले दिस डिसीजन ऑल्सो, यू कैन क्रिएट अ कॉर्पस, धीरे धीरे पहले कॉर्पस क्रिएट कर लो, फिर आके यू नो यू कैन गेट इनटू दिस डिसीजन। एंड दैट्स व्हाई आई सी अ लॉट ऑफ कपल्स डिलेइंग देयर किड्स डिसीजन, बिकॉज उनको लगता है दे दोनों मिलके शायद 80,000 कमा रहे हैं, 90,000 कमा रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार हम लाख रुपए पे भी नहीं पहुंचे हैं, और बच्चा ही 20,000 रुपए महीने का पड़ेगा अब हमारे को जन्म लेने के बाद, तो ठीक है, माइट एज वेल जस्ट यू नो पुश इट अ लिटिल लेटर, मे बी 2-3 years 5 years बाद में कर लेंगे। ठीक है। एक धारणा है स्टॉक मार्केट को लेकर कि दलदल है, कि आप चाहे जितना, क्योंकि वी ऑल्सो सी कि जिन लोगों को नहीं नॉलेज है वो लोग कहते हैं है वो सट्टा ही, खेल के देख लो। सो आई वांट सम नॉलेज फ्रॉम यू, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू स्टे सेफ, बेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल, एंड क्या ये चीज़ पार्ट टाइम कर सकते हैं या ज़रूरी है कि रोज़ टीवी खोल के बैठ जाओ और देखो कि स्टॉक कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है? दीज आर द 5 बेसिक क्वेश्चंस आई वांट। मैं आपसे एक एक करके लूंगा, ठीक है। बट देखो मज़ेदार है, वो दलदल नहीं है, वो दलाल स्ट्रीट है। तो पहले तो उसका नाम दलाल स्ट्रीट है, हाँ, ठीक है। दलाल स्ट्रीट का मतलब है द लाल, मतलब रेड, हाँ, ठीक है। तो इट कैन डेफिनेटली बिकम अ रेड स्ट्रीट, मतलब इट कैन ब्लीड, एंड दलदल बिल्कुल नहीं है। आई थिंक देखिए
अगर आप उसको सट्टे की तरह उसके साथ बिहेव करेंगे तो वो भी आपको कसिनो के रिटर्न्स देगा। कसिनो से आप जीत नहीं सकते, ठीक है। तो ये भी आप मार्केट से जीत नहीं सकते रोज ट्रेड करके, और ये सेबी का डेटा प्रूव करता है 93% लोग नहीं करते। पर मैंने अपनी वेल्थ तो स्टॉक मार्केट से बनाई है। तो क्वेश्चन ये जो आपने पूछे है कि अगर आप अपने गोल्स सेट कर लो, अगर आपको ये पता है कि मैं लंबी अवधि के लिए पैसा डालने वाला हूँ, तो ये मार्केट्स ऊपर जाएंगी नीचे जाएंगी, इनका काम है ये आपका काम नहीं है, ये उनका काम है। जितना आप मार्केट्स के सामने एक्टिवली बैठोगे उतना आप मार्केट से कम कमाओगे, ये नियम है मार्केट्स का। तो शट द मार्केट्स, शट द टीवी एंड जस्ट फोकस ऑन इन्वेस्टिंग एवरी मंथ ऑफ योर लाइफ। एक बार वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा कि सर आप बताइए कि जब मार्केट्स नीचे जाती तो आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो क्या प्रिपेयर करते हैं? वो तो जिस तरह हम रोज जाके भाजी खरीदते हैं, हम रोज जाके स्टॉक खरीदते हैं। मार्केट ऊपर और नीचे हमें क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज वो सोचते ही 50-60 साल का है। तो जब 50-60 साल का सोचेंगे तो उनको क्या फर्क पड़ता है? अभी थोड़ा सा ब्लिप आ गया मार्केट में, थोड़ा ऊपर हो गया, थोड़ा। अब वो 92 के हैं, वो कह रहे हैं अभी भी मैं 20 साल आगे का सोच रहा हूँ। उनको नहीं पता वो जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, उनका एक पार्टनर की डेथ हो गई, पर फर्क नहीं पड़ता। ही इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो अगर आपको वेल्थ बनानी है तो आप सट्टे की तरह मत खेलो मार्केट को, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करो। डेफिनेटली मार्केट देगी, मेरे को भी दिया और बहुतों को दिया है। और हम 15 साल 16 साल से लगे हुए हैं मार्केट्स में, और भी 15-20 साल लगे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। हम पैसा बना लेंगे, हम बना भी चुके हैं और बना भी लेंगे। और ये उन्हीं के पैसे होंगे जो हमें मिल रहे हैं, जो रोज आके मार्केट में स्टॉक कभी खरीदते हैं कभी बेचते हैं, कभी खरीदते हैं कभी बेचते हैं, यही हमें पैसा देते हैं। So what is the best time to buy and what is the best time to sell? Every time is the best time to buy and the only time to sell is when you have achieved your goal. Okay. फॉर एग्जाम्पल आपने बोला 10 साल बाद निहारिका मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। आपने उसके लिए एक प्लानिंग करी, एक SIP करी। अब वो 10 साल बाद 1 करोड़ रुपया बन गया। 10 में नहीं बना, 11 में बन गया। ठीक है, ऐसे हम भगवान तो है नहीं कि बोले नहीं 10 में बनेगा तो तथास्तु 10 में ही बनेगा। 11 में बन सकता है, नसीब अच्छा रहा 9 में भी बन सकता है। तो 10 में समझे बन गया 1 करोड़ रुपए। अब आपका गोल अचीव हो गया, तो ले लो पैसे, निकाल लो, एंजॉय करो। आपने सोचा था घर लूंगी तो घर लो। अब क्यों रुके हुए हो? अब उस पर रुके रहना प्रॉब्लमेटिक है। सो यू शुड विड्रॉ मनी व्हेन यू हैव रीच्ड योर गोल, नॉट एनी टाइम एल्स। ओके। दूसरी चीज़ हम लोग सुनते हैं कि पैसिव इनकम होना बहुत ज़रूरी है, कि ऑब्वियसली कोविड के बाद भी लोगों को लगा कि एक ही इनकम है, रुक गई तो क्या होगा। सो आपकी सेकेंडरी इनकम्स होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर लोग 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं या फिक्स्ड आवर्स या लॉन्ग आवर्स की जॉब कर रहे हैं, तो उसमें पैसिव इनकम क्रिएट कैसे की जाएगी? देखिए, पैसिव इनकम 2 तरीके की होती है। एक स्किल बेस्ड होती है, एक मनी बेस्ड होती है। स्किल बेस्ड होती है यानी आप एक ऐसी कोई स्किल जानते हो जिससे आप मोनेटाइज कर सकते हो और बेटर रिटर्न्स कमा सकते हो। तो स्किल्स के साथ आपको लेवरेज की जरूरत होती है। ठीक है, आपको बोलना बहुत अच्छा आता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, बोलने के साथ साथ अपना पर्सनल ब्रांड बना लिया। तो बोलना आपकी स्किल थी, पर्सनल ब्रांड आपका लेवरेज है। अब ये मल्टीप्लाई करके आपको पैसा, कंटिन्यूस पैसा बना के देगा। एक पॉडकास्ट आपने छाप दिया, उससे आपको कंटिन्यूस पैसा बनता रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको इनकम, पैसिव इनकम बन सकती है पैसे से। आपके पास 2 करोड़ रुपए है तो आप साल का 20 लाख रुपए बॉन्ड से बना सकते हो या फिर FD से बना सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिस पे आप ये कर सकते हो। ठीक है, ये दूसरा आपका सोर्स हो गया। अब बंदा जब यंग होता है ना, उसके पास पैसे नहीं होते, तो द ओनली वे टू डू पैसिव इनकम इज स्किल्स, स्किल सेट। अब प्रॉब्लम क्या है, आप सुबह जाते हो, रात को आते हो और आके लाश की तरह पड़े रहते हो। फिर उसको आप नेटफ्लिक्स खोल लोगे, अमेजॉन खोल लोगे, कुछ भी खोल लोगे। आपके पास मोटिवेशन ही नहीं है कि आपको स्किल सेट डेवलप करना है या फिर हासिल करना है। योर 9 to 5 is to take care of your life, but what you are doing from your 5 to 9 will tell me कि how interested you are to create something। आपने बोल तो दिया नहीं संजय मेरे को क्रिएट करना है, पर जब तुम घर आते हो तो उसके बाद तुम बिल्कुल रेडी नहीं हो स्किल सेट पे वर्क करने के लिए, एफर्ट डालने के लिए। यू आर रेडी टू ओनली वॉच अ शो और यू वांट टू गो फॉर अ मूवी और यू वांट टू गो फॉर डिनर। तो फिर आप कैसे क्रिएट करोगे यार? थोड़ा टाइम तो एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा ना, तभी जाके तो रिजल्ट आएगा। तो इफ यू वांट अ ग्रेट लाइफ, यू वांट पैसिव इनकम, तो आपको शुरू में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से आप अपने लिए पैसिव इनकम क्रिएट। आपने 3 इडियट्स देखी है? देखिए, उसमें सुहास टंडन के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि शुरू में जब मूवी आई थी तो सब लोगों ने उनको कह दिया था प्राइस टैग है, प्राइस टैग है, प्राइस टैग है। और उसके बाद सम इयर्स डाउन द लाइन लोग कहते हैं यार ठीक बात तो है, अगर किसी भी की भी गर्लफ्रेंड 4 लाख या 2 लाख की घड़ी खो देगी तो कोई भी नाराज होगा। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, वो हाइपोथेटिकल सिनेरियोज है, मैं हाइपोथेटिकल सिनेरियोज पे कमेंट करना कोई मतलब नहीं है। एंड यस,
मतलब मैं अगेन एज ऐसा मेरे को नहीं लगता इस पे कोई कमेंट करना बनता है। ओके और जो आजकल बहुत सारे रील्स आते हैं कि आप अपनी सैलरी का इतना परसेंटेज अगर अपनी बीवी को दे देंगे तो आपकी इनकम इतने गुना बढ़ जाएगी कुछ सालों में, ऑल दीज टोटकाज वर्क इन मनी। देखो आप ट्राई करके देख लो, 1-2 साल बाद फिर कुछ सैंपल साइज से फीडबैक भी ले लो। ये तो देखिए आई थिंक हर जन की लाइफ सिचुएशंस अलग है। हाँ। हो सकता है बन जाए, वो कहते हैं घर की लक्ष्मी है, हो सकता है लक्ष्मी मल्टीप्लाई हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे नहीं पता, मतलब अगेन दिस इज नॉट माय जॉनर। ओके हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स इज अ न्यू जॉनर, इज अ न्यू प्रोफेशन दैट्स बूमिंग। ठीक है कि आजकल एक टाइम था कि जब कोविड के टाइम पे ये सब कुछ शुरू हुआ था, लोगों ने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, आज फुल ब्लोन बिजनेस है ये। आपको क्या लगता है कितने सालों तक ये और चलेगा? या अथा चलेगा, अथा चलेगा। उसका रीजन है इंडिया इज एट $1 billion ऑन क्रिएटर इकोनॉमी, यूएस इज एट $150 billion, चाइना इज $100 billion प्लस, कहीं भी नहीं है हम क्रिएटर इकोनॉमी में। आज 70 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट है, ऑन एन एवरेज 6 घंटा वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं। 400 crore hours of content is getting consumed every day. तो आपको क्या लगता है ये खत्म हो जाएगी इंडस्ट्री या कुछ टाइम बाद खत्म होगी? This is going. What is the next change that you expect in this? I think brands will become more personal. मतलब अभी institutions brands हैं, अब individuals brands बनने लग गए हैं, और ये और amplify और multiply ही होगा आगे जाके। Which brings me to डॉली चाय वाला, हाँ वड़ा पाव गर्ल, हाँ, फॉर दैट मैटर क्रिएटर्स लाइक भुवन बाम, कुशा कापिला, इन लोगों ने ऐसा क्या किया दैट वर्कड फॉर देम? एंड साइमल्टेनियसली हम लोग इतने सारे क्रिएटर्स देखते हैं सोशल मीडिया पर, पूरा एफर्ट डाल रहे हैं। बीच में एक लड़की का वीडियो भी आया था कि उसने पिछले कुछ सालों में 8-10 लाख रुपए यूट्यूब पर खर्च कर दिया, बट दैट डिडंट वर्क फॉर हर। तो इन लोगों ने क्या किया जो इनके लिए इतना बढ़िया चल गया, एंड व्हाट इज रॉन्ग दैट अदर पीपल आर डूइंग? वो एक कहावत सुनी थी बचपन में, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, जिसने की बेहयाई उसने खाई दूध मलाई। तो देखिए कंटेंट जो है ना, लोग कंटेंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते हैं, और जो लोग कंटेंट इसलिए बनाएंगे क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे कंटेंट से। आप कंटेंट बनाइए बिकॉज यू वांट टू मेक अ जेन्युइन इम्पैक्ट इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर, एंड कंटेंट कुड बी एनीथिंग। आप पॉडकास्ट कर रही हैं, मैं फाइनेंस की बात करता हूँ, कोई चाय पिलाता है, कोई स्टाइल से चाय पिलाता है, कोई क्रिंज कंटेंट बनाता है, कोई हंसाता है, कोई रुलाता है। आप कंटेंट बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सिर्फ इस रीज़न से मत बनाइए कि मुझे पैसे कमाने हैं। आप इस रीज़न से बनाइए कि आप ऑथेंटिकली किसी की लाइफ में चेंज करना चाहते हैं। मैं एक बार गौर गोपाल दास प्रभु से मिला था, हम उन्हें प्रभु बोलते हैं हमारे सेक्शन में। तो मैंने गौर गोपाल प्रभु, आप मुझे एक बात बताओ यार, कंटेंट क्रिएशन करने के लिए आपका सबसे बड़ा मंत्रा क्या है? क्योंकि वो तो लेजेंड है। बोलते ऑथेंटिसिटी, एक ही वर्ड बोला उन्होंने, बोलते से समथिंग विच यू नो, से समथिंग विच यू बिलीव। अगर आज मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कीजिए, इमरजेंसी फंड कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए लॉन्ग समय से, मैं उसको बिलीव करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरी बात सुन के ना लोगों को कनेक्ट होता है। दे फील कि नहीं यार ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये अपने नंबर नहीं बढ़ाने आया यहाँ पे, इसने किया है ये। एंड 22-year-old व्हेन ही स्पीक्स एंड सेज कि आपको लंबा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लोग नहीं सुनना चाहते उसको। खुद ही 22 साल का है, नहीं किया इसने अभी तक। ये कोविड की पैदाइश है, कोविड में इसने आके पैसे बना लिए। तो नथिंग अगेंस्ट देम, बट एट द एंड ऑफ द डे पीपल विल सी थ्रू यू कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ आप मतलब वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो कंटेंट क्रिएशन से आप मैग्निफिसेंट रिटर्न्स कमा सकते हो, पर वो सुबह किस दिन आएगी वो हमें नहीं पता। किसी के लिए वो 1 साल होगी, किसी के लिए 5 साल होगी, किसी के लिए 10 साल होगी। अभी अगर आप रणवीर अलाहाबादिया की जर्नी देखें तो नहीं था पहले 4-5 साल, कोविड आया। बट अगर अच्छा हम कहते हैं कोविड की वजह से हुआ, अरे कोविड की वजह से नहीं, उसके 5 साल पहले से वो कंटेंट बना रहा है। अचानक से कोविड में उसने कंटेंट नहीं बनाया। कंसिस्टेंसी आप छोड़ देते हो ना, हाँ, आपको लगता है कि यार नहीं चल रहा, तो छोड़ो। अगर आप छोड़ दोगे तो फिर हो गया काम, बट आपको नहीं पता ना वो पहले साल में काम होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, चौथे में होगा। मैं लोगों को कहता हूँ 7.5 साल ही रहती है, उसके बाद तो अच्छा टाइम आ जाएगा तुम्हारा। अज्यूमिंग तुमने लेट से पहले दिन स्टार्ट किया, उस दिन तुम्हारे 7.5 स्टार्ट हुई, तो भी तुम्हें 7.5 साल बाद तो कुछ अच्छा टाइम मिलेगा, फिर भी क्या बुरा है। तो कंसिस्टेंस, तो मैं इसलिए कहता हूँ मतलब यू हैव टू एस इट। एस का मतलब होता है ए फॉर ऑथेंटिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, ई फॉर एग्जीक्यूशन। यू हैव टू कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट। आई हैव डन 600+ वीडियोस इन लास्ट 1 year। तो यू कैन कॉल मी लक्की कि नहीं ये तो लक्की निकले। 600 वीडियो, 150 पॉडकास्ट किए मैंने। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू रीच वेर यू आर, एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन दोज एफर्ट्स, चाहे आपको रिजल्ट मिले चाहे ना मिले। वो कर्मनिधा श्लोक है ना अपना 2nd अध्याय का 47वां श्लोक, कि कर्म करते रहो, उसके बाद फल की इच्छा मत करो। ओके उसी के साथ आपने जब बात की कि आपने इतने सारे वीडियोस और
पॉडकास्ट किए हैं, एक आपका बहुत वीडियो है, वायरल है, कि इट्स बेटर टू रेंट अ हाउस दैन टू ओन वन। और बहुत सारे लोगों को ये बात सुनकर चोट लगी थी, क्योंकि उनके लिए तो घर एक सपना है। सो व्हाट मेक्स यू से दैट एंड व्हाई आर यू सो एडमेंट अबाउट इट? नो, आई एम नॉट एडमेंट अबाउट नॉट बाइंग अ हाउस। ओके, मैं कहता हूं कि लोगों को इक्वेशन पता होनी चाहिए कि वो घर क्या खरीद रहे हैं। कि फॉर एग्जाम्पल अभी एक कपल, मेरे दोस्त के सिस्टर और उसका ब्रदर इन लॉ, ऐसे ये लोग, हाँ, तो ये मेरे पास आए, जनवरी में शादी वादी रिसेंटली हुई थी इन दोनों की, एंड पेरेंट्स गेव सम मनी एंड दे बॉट एन अपार्टमेंट। उन्होंने 3 बेडरूम खरीद लिया नोएडा में। अब 3 बेडरूम नोएडा में 1.5 करोड़ के आसपास मिनिमम है आज के दिन पे। बट पेरेंट्स ने पैसा दिया और अब उनकी EMI होगी 65-70 हज़ार के आसपास। कमाई उनकी 1.25 लाख के आसपास है। ठीक है, मेड का खर्चा बढ़ गया, घर बढ़ा है। उसके बाद आपका बिजली का खर्चा बढ़ गया, घर बढ़ा है। मेंटेनेंस बढ़ गई, और अब मेंटेनेंस पे GST लग गया, क्योंकि 7,500 से ऊपर के मेंटेनेंस पे अब GST लगने लग गया। अब वो स्ट्रेस में है, मज़ा नहीं आ रहा उनको। यंग कपल है, 1 साल भी नहीं हुआ शादी को। What should have they been doing? Traveling, meeting people, spending more time together. They are struggling कि नहीं यार कुछ हो ना जाए, EMI देनी है, EMI देनी। 2 बेडरूम का ले लेते ना, 1.5 बेडरूम का ले लेते, छोटा ले लेते एक बार के लिए। यंग हो, अभी तो 25-26 साल के हो, आगे करेंगे, 35 साल में एक और बार घर ले लेंगे, 40-50 पे एक और बार ले लेंगे, एक्सपैंड करते रहेंगे। नहीं, पहले दिन ही आपने 3 बेडरूम का उठा लिया। तो आपको ये देखना है कि घर तो आपने ले लिया, उस पर खुश कितने हो आप, और वो डिपेंड करेगा आपकी इक्वेशन पे कि क्या आपने इक्वेशन को प्रॉपर्ली सॉल्व किया है कि नहीं किया। और इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि डाउन पेमेंट से आपका बैंक अकाउंट खाली ना हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि जो घर आप ले रहे हो आपकी जॉइंट इनकम का 5 गुने से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपकी जॉइंट इनकम 20 लाख है तो 1 करोड़ से ऊपर का घर मत लो। ये कपल की 20 लाख थी, इन्होंने 1.5 करोड़ का ले लिया, इतने में बैंड बज गई। और आपका जो EMI है वो आपकी तनख्वाह का, इनकम का 40% से ऊपर ना हो, और 20 साल से ऊपर का आपका लोन ना हो। अगर ये 4 इक्वेशंस को आप सेट कर लेते हो तो आप लाइफ में घर लो, उस इक्वेशन का घर ले लो। और अगर आपके सपनों का घर उस इक्वेशन में नहीं आ रहा तो या तो छोटा घर ले लो या रेंट पे रह लो। मेक इट अ मैथ। अगर आपको इमोशनल डिसीजन, हम कहते हैं ना, इमोशन के लिए भी औकात होनी चाहिए। पता चला आपने यार इस तरह का डिसीजन ले लिया, आप खुशी नहीं हो, पहली चीज आके वो बोली कि भैया मैं आपकी वीडियो देखी, मेरे को इतना पछतावा हो रहा था कि मैंने क्यों ये 3 बेडरूम का घर ले लिया। अब मैं क्या बोलूँ उसको, मतलब बहन ठीक है कोई चक्कर है, मैं क्या करूँ, पहले देख लेती। तो अब वो परेशानी में है, दे आर फीलिंग द पेन बिकॉज दे आर नॉट एबल टू ट्रैवल। उसके अलावा देयर इज अनदर वीडियो ऑफ योर्स कि शाहरुख खान ने 2001 में मन्नत लिया। निफ्टी 50 में पैसा डाल देते तो जितनी मन्नत की 2 मन्नत हो जाते, 2 मन्नत हो जाते। बिल्कुल। देखिए ये ना मजाक था थोड़ा, और शाहरुख सर को क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो इज़ वेरी रिच। बट ये इसलिए था, मैं उनको लोगों को समझाना चाहता था कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी रिटर्न्स आर मैसिव एंड दे आउट परफॉर्म रियल एस्टेट। अभी तक तो मैंने कॉस्ट ऑफ मन्नत नहीं जोड़ी कि मन्नत बनाने में कितनी कॉस्ट गई बाद में। ठीक है, सेकंड, एक बार झुनझुनवाला साहब के साथ भी ये हुआ था, उन्होंने 100 करोड़ के क्रिसिल के शेयर्स बेचे थे घर वालों के प्रेशर में कि यार 40 करोड़ के, सॉरी, कि घर खरीद लेते हैं। तो 40 करोड़ के वो शेयर्स बेचे, घर खरीदे। कुछ साल बाद वो घर 100 करोड़ का हो गया, वो शेयर्स 3400 करोड़ के हो गए। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं सिर्फ ये एम्फसाइज करना चाहता था, नथिंग अगेंस्ट बोथ ऑफ देम वर वेरी रिच, कि आप अगर एक आम आदमी तो रिस्क बिलीव इन इक्विटी रिटर्न्स, कि इक्विटी अच्छे रिटर्न्स दे देगा भाई, चिंता मत करो, लगे रहो, बस लंबे समय तक लगे। ओके, आई हैव अ रैपिड फायर सेशन फॉर यू। ठीक है। व्हाट वाज योर फर्स्ट सैलरी? मेरी फर्स्ट सैलरी थी 7 lakhs पर एनम। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट जो आपने स्टॉक मार्केट में हारा है? एक महीने में 10 लाख रुपए। एक इन्वेस्टमेंट जो आप रिग्रेट करते हो? लोगों को उधार पे पैसा देना, दोस्तों को खासकर। वापस आता है? कभी नहीं आया, रिकॉर्ड है। ठीक है। बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर यू? वॉरेन बफेट एंड राधाकिशन दमानी एक्चुअली। मैक्सिमम मनी जो आपने 1 साल में बनाई हो? फ्रॉम स्टॉक मार्केट ओवरऑल? अपवर्ड्स ऑफ 2 crores। ओके। पहला करोड़ आपने कितने की एज में बना लिया था, अक्यूमुलेट कर लिया था? 29। ओके। बिगेस्ट परचेज दैट यू हैव एवर मेड? माई कार, फॉर्च्यूनर। ओके। Easiest way to make money? इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। How much money is hell lot of money?
one which can take care of all of your expenses without you putting any effort. ओके, टेल मी द बिजनेस आइडियाज जो अगले 10 साल में बूम करेंगे. AI, artificial intelligence, Ayurveda, and semiconductor. I think these three. कोई ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज या चीज़ें जो नए ब्रांड्स को ध्यान में रखनी चाहिए? somebody is starting a brand. Create a personal brand. Create content. Content is the only marketing which is left now. अब लोग होर्डिंग नहीं देखते, फोन देखते हैं. अच्छा, इतना सब कुछ हो चुका है, हम लोग इतना पैसे की बात करते हैं, बट नोबडी एवर अभी भी इज एबल टू रीच द हाइट्स जो अंबानीज ने रीच की. सो व्हाट वर्कड फॉर देम? क्या उन्होंने सही किया और वो क्या है ऐसा जो सही किए जा रहे हैं? दे आर रूथलेस एग्जीक्यूशनिस्ट्स. उनको आपने गुरु देखी है मूवी? उसमें वो एक बात बोलते हैं ना, मेरे को ना सुनाई नहीं देता. वो कंपनी का कल्चर है, वहाँ ना नहीं सुनाई देता किसी को. वहाँ करना है मतलब करना है. वहाँ सोचने वाले कम, करने वाले ज़्यादा हैं. वहाँ ज़्यादा लोगों को, रिलायंस में ज़्यादा लोगों को सोचना अलाउड नहीं है. वहाँ पे सोचना ही 10 लोगों को अलाउड है, बाकी 4 लाख लोगों को करना है. ऑर्गेनाइजेशंस फेल होती हैं या अच्छा नहीं बन पाती जहाँ सोचने वाले ज़्यादा होते हैं, करने वाले कम होते हैं. भगवान ने दिमाग एक दिया है, हाथ 2 दिए हैं, पैर 2 दिए हैं, आंखें 2 दी हैं, कान 2 में दिमाग एक ही दिया है. which shows you that the organizations which will really do well have very nerve center control on strategy and are very hands on execution. मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल देता हूँ उनका. ड्यूरिंग जियो टेस्टिंग दे हैड बाइक राइडर्स जो कंटिन्यूसली जियो का फ़ोन लेके घूमते थे टेस्टिंग के लिए. एंड दे आर मोर देन 50,000 बाइक राइडर्स इन एवरी स्टेट. इतने लेवल पे इंडिया में एग्जीक्यूशन का सोचना सिर्फ उनके बस की बात है. और ये ऐसा नहीं है पहले दिन से आया, ये मतलब दे हैव बीन कंटिन्यूसली इंप्रूविंग देमसेल्व्स. इफ यू लुक एट द ethos ऑफ दैट फैमिली, द ethos इज वेरी सिंपल कि भाई हमें हर चीज़ जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट से करानी है. अगर हमारी स्ट्रैटेजी भी होगी तो मैकेंजी लेवल के आदमी से होगी. ठीक है, आज भी मिस्टर मानी के सर्कल्स में सुना जाता है कि ही स्पेंड्स ऑलमोस्ट an hour or 2 रीडिंग और अपग्रेडिंग हिज ओन नॉलेज. ही इज अपडेटेड अबाउट एवरीथिंग. सब कुछ उन्हें पता होता है. तो ये बाय फ्लूक, तुक्के से आप नंबर 1 बन सकते हो, बाय चांस सस्टेन नहीं कर सकते इतने लंबे समय. दैट्स द डिफरेंस. डू यू थिंक कोई भी आने वाले 10 सालों में विल एवर बी एबल टू मैच अंबानीज? या लॉट ऑफ पोटेंशियल इज देयर. लॉट ऑफ पोटेंशियल. सेमीकंडक्टर में लॉट ऑफ पोटेंशियल. अगर कोई अच्छा सेमीकंडक्टर ब्रांड क्रिएट हो गया इंडिया में तो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल टू आउटबीट एनीवन टुडे. सी वेदांता इज ट्राइंग सेमीकंडक्टर्स. लेट्स सी वो क्या कर पाते हैं. तो देयर इज अ पोटेंशियल, कोई डाउट ही नहीं है. कुछ देखिए, किसी की नंबर 1 रहना किसी की भभूति नहीं है, एफर्ट है. इट इज अ प्लेस विच इज रेंटेड एंड राइट नाउ द बिगेस्ट रेंट इज बीइंग पेड बाय रिलायंस फैमिली. मतलब वो कर रहे हैं उतनी मेहनत. कल को आके कोई और कर जाएगा तो कोई और ले जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी माय लास्ट क्वेश्चन फॉर द पॉडकास्ट. यू हैव टू टेल मी द गोल्डन रूल टू मैनेज योर फाइनेंस एंड टू कीप मेकिंग मनी. देखिए, इसमें तो हम सर वॉरेन बफेट की सुनते हैं. रूल नंबर 1, डोंट लूज मनी. रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1. तो आप जितना पैसा कम हारोगे बेवकूफियों में, जितने ये टेलीग्राम इंस्टाग्राम के मैसेजेस कम देखोगे, जितनी जगह कम सट्टा खेलोगे, उतना ही आपके पास ज्यादा पैसे होंगे अपनी नीड्स वांट्स के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि आप उसको ग्रो कर सको. ओके, नॉट लूजिंग मनी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वी ऑल नीड टू लर्न. हम छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज आती है तो हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं. कोई दोस्त आके बोलेगा अरे नहीं यार मजेदार चीज़ है, ले ले 10,000 ले ले, ये 20,000 ले ले. वी आर नॉट सैंटा क्लॉस, हमारा काम नहीं है ये. तो मैं एक बार राज शमानी का इंटरव्यू सुन रहा था किशोर बियानी के साथ, एंड आई थिंक वन लाइन स्टक विद मी व्हेन आई वाज विद हिम, कि मतलब मैंने जब वो सुना तो राज ने पूछा किशोर सर से कि व्हाई डू यू थिंक डीमार्ट वन एंड यू लॉस्ट. डीमार्ट क्यों जीता, आप क्यों हारे? उन्होंने गजब आंसर दिया. उन्होंने कहा कि डीमार्ट की लिस्ट में बहुत सारे नो हैं. हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे. और दूसरी कंपनी जो इनकी कंपनी थी किशोर बियानी की, फ्यूचर ग्रुप, उसमें बोलते हैं हम तो हर चीज़ के लिए यस कर देते थे. पिक्चर बनानी है, हाँ पैसे दे दो, ये करना है, हाँ कर दो. वेयरएज धमानी वुडंट डू दैट. ही वुड बी वेरी फोकस्ड ऑन हिज बिजनेस. तो मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ. गधा होता है ना, उसको कोई ऐसे करता है ना तो उस तरफ चलता है, फिर कोई आके ऐसे करता है वो उस तरफ चलता है, तो वो गधा है. घोड़ा ऐसे नहीं करता. घोड़े की आंखें ऐसे बंदी होती हैं और वो अपने गोल की तरफ तेजी से दौड़ रहा होता है. सो डोंट फॉल इनटू मल्टीपल ट्रैप्स. कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. बिकम अ मास्टर एट इट
एंड व्हेन थिंग्स बिकम बोरिंग यू विल मेक मनी. जब कोई चीज़ बहुत बोरिंग हो जाएगी आप उस पर बहुत पैसा कमाने वाले हो. थैंक यू सो मच. इट वॉज एन इंसाइटफुल डिस्कशन. थैंक यू फॉर योर टाइम हमसे बात करने के लिए, ये सारे टिप्स हमको देने के लिए. आई होप आपने जितना भी इसमें सीखा है, जाना है, यू विल मेक नोट्स और ऑल्सो यू विल मेक मनी. थैंक यू सो मच निहारिका. थैंक यू सो मच. इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू. आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. इससे आपको क्या क्या सीखने के लिए मिला और क्या अब आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करने वाले हो, आपके क्या गोल्स होने वाले हैं. और अगर इस बीच आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई चीज़ जो आपको जाननी हो संजय सर से, आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. वी विल ट्राई एंड बग हिम. हम कोशिश करेंगे कि हम इनको परेशान करें, उन क्वेश्चंस के जवाब आप तक लेकर आएँ. और इस पॉडकास्ट को आपको बहुत ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ. और जाने से पहले हाइप बाय निहारिका को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब कर लेना.